का कोई इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में जिसमें आपने एक स्टोरी कही थी कि आप जब फेल हुए थे आपके पिताजी ने आपको सेलिब्रेट किया था आपके साथ वो फेलियर को। और वो मेरे दिमाग में बैठ गया था क्योंकि आई थिंक उस टाइम मैं भी फेल हुआ था या मेरे कम मार्क्स आए थे। और वो स्टोरी ने मुझे तब होप दिया था इन सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स। तो डेफिनेटली आई फील कि वो आपके पिताजी का सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए कि यू शुड सेलिब्रेट योर लोज एज वेल। माय फादर वाज जस्ट अ क्लर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। उन्होंने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, आदमी फेल नहीं होता, इंसान फेल नहीं होता है अनलेस ही और शी एक्सेप्ट फेलियर। और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है कि जो उन्होंने, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था तो मुझे वो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने मुझे मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी खिलाई और पिलाई। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या है, इनको रिजल्ट पता था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा था कि हम तो 6 महीने में एक बार उस रेस्टोरेंट में जाते थे, अभी 2 महीने पहले हम गए थे और 4 महीने बाद जाना था, तो ये पहले ही लेके आ गए। तो जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप दिया। तो मैंने कहा पिताजी आप ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है, आपकी लॉटरी लगी है या आपका प्रमोशन हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पता किया तू 10वीं में फेल हो गया। तो मैंने कहा फिर आप ये मुझे सब चीज़ें क्यों खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि आगे जाकर कभी ज़िंदगी में तुझे फेलियर का सामना करना पड़े तो सोच लेना, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगा लेना। सो व्हेन ए 16 ओल्ड बॉय गेट्स दैट लेसन फ्रॉम हिज फादर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। दैट्स इज द रीज़न ऑफ माई ऑप्टिमिज्म, दैट इज द रीज़न ऑफ माई वांटिंग टू सेलिब्रेट फेलियर्स एंड ऑल्सो बीइंग हैप्पी। सो बॉम्बे में आकर लोग फेल क्यों होते हैं? मतलब आप एक्चुअली आप एक वन ऑफ सक्सेस स्टोरी। बिकॉज पीपल गिव अप एंड पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं यहाँ पर आया था तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, मैंने पूरी ट्रेनिंग की थी 4 साल की। मैं तो फिर मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर हार्ड वर्किंग तो आप फेल हो ही नहीं सकते। मुझे पता था कि मेरे को टाइम लग सकता है काम मिलने में, जिस दिन मिल गया उस दिन मैं टूट पड़ूंगा काम पे। तो ईदर पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कम एंड दे डिपेंड टोटली ऑन देयर लक और दे गिव अप। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, इंसान होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी करता है, एक्स्ट्रा होपफुल भी होता है और एक्स्ट्रा बिलीव भी करता है। तो फेलियर हैज़ ए लॉट टू डू विद योर ओन एक्सेप्टेंस। जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था बॉम्बे में, जब मेरे पास काम नहीं था और सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, तो मैं लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था। और जैसे चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी मेरी फेवरेट ऑटोबायोग्राफी है, और उसको पढ़ के मुझे लगता था कि अगर ये इतनी मुसीबतों से गुजर कर कुछ बना है तो इसका मतलब मेरा भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ये मुसीबतें जो हैं वो टेम्परेरी हैं। सो देन आई डिस्कवर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा ताकि मेरे जीवनी के बारे में लोग सुनकर प्रेरित हों और इंस्पायर हों और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें। सर तो आपने पैरालिसिस का भी सामना किया, फेशियल पैरालिसिस का सामना किया, आपने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रातें बिताई, 27 रातें। आपने बहुत कुछ चीज़ों का सामना किया, पर आपकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट दिन क्या था? आई थिंक when my father passed away, I thought I was very sad about it because my father was my best friend. That was the one day. Then just 10 days before Saransh, I was thrown out of the movie. That was the worst day. The day I discovered I have facial paralysis during the shooting of Hum Aapke Hain Kaun. That was a worst day. बहुत सारे वर्स्ट डेज हैं, बट मैं वर्स्ट डेज को स्टेपिंग स्टोन समझता हूँ मेरे लिए। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि आई बिल्ड माई कासल्स बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी, आई बिल्ड माई कासल्स एंड मेक देम सॉलिड बाय द ट्रेजेडीज। आई सेलिब्रेट फेलियर। मेरा जो प्ले है कुछ भी हो सकता है, वो मेरे फेलियर पर आधारित है। आई नेवर थॉट आई विल बी एन ऑथर। आई नेवर इन माई लाइफ थॉट, आई नेवर गॉट मोर देन 38% मार्क्स इन माई लाइफ, नेवर। और मैंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, केलॉग बिजनेस स्कूल, IITs, IIMs, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, MIT, इन सब जगह मोटिवेशनल लेक्चर दिया। तो कुछ तो मैंने अच्छा ही किया होगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ इज़ कि जो दुख या दो तकलीफ़ें, जो फेलियर आपकी ज़िंदगी में होते हैं, वो आगे जाकर आपकी कहानियाँ बन जाती हैं। तो जो भी आपने मेरे बारे में बोला कि मैं 27 रातें प्लेटफॉर्म पे रहा था, मुझे फेशियल पैरालिसिस हो गया था, आज वो कहानियाँ बनी हुई हैं। आई हैव मूव्ड ऑन, सो आई गो थ्रू लाइफ, आई लिव लाइफ। My father used to say, live life. I'm an eternal optimist. I'm a person who believes in being happy. Happiness is a choice you have to make and then you have to practice it and then उसकी आदत हो जाती है। जितना ज़्यादा आप खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे
उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे और आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में चेंज होता चला जाएगा। मैं जब 27 साल का था तब भी मेरा रवैया यही था। अगर मैं पॉजिटिव नहीं होता, खुश नहीं होता, तो मैं शायद आज आपका ये शो नहीं कर रहा होता। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में दो मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर टू गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें, और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज ज़िंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है, उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस, डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ़ यू सक्सीड वंस, डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा, अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी मटेरियल चीज़ आपके दिल में है, उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो। नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, ऑल द मटेरियल थिंग्स। यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली, you should have a good car for your elder parents, you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that, but somewhere in your heart remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं हर वक्त और मैं दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक, आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ, बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट्स सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट, बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज के भौतिक निर्माण के लिए से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है, और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है। आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एनीवन एल्स। व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले। अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको अगर खुशी मिले, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, खेलो मत, पढ़ाई करो। आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन
If you believe in yourself, you will become yourself. It's not important to become a Shah Rukh Khan or an X or a Y and Z. किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है. I think अपने आप में अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, I think उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं है. Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इतना सन्नाटा नहीं होना चाहिए. Good morning, Gaurav. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम गौरव गोयल और आप सभी का वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में. तो यस, बहुत ब्यूटीफुल फेसेस दिख रहे हैं. हेलो सूरी मैम, प्रीति मैम, रूपाली मैम इज हियर, वीना शारदा. Good morning, Rupali. Good morning, good Good morning. morning, everyone. Good morning, Preeti ma'am. Suri Welcome, ma'am. sir. Welcome. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning. तो यस, एक बार सेशन स्टार्ट होती है एक जोरदार एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग तो बनती है, ताकि हम अपने इस सेशन को एनर्जी के साथ स्टार्ट करें और हमारे स्पीकर जो हमारे बीच में आए वो भी उसके साथ डबल एनर्जी के साथ हमारे बीच में आए और हमें पावरफुल सेशन दें. सो अगेन एक साथ वंस मोर गुड मॉर्निंग एवरीवन. माइक अनम्यूट कर सकते Good morning. Good morning. Good morning, Suri sir. Good Good morning, my sir. Good morning. Good morning. Welcome. नमस्कार. Welcome, sir. Good morning. नमस्कार. तो आप सभी वीडियो देख के आप सभी को अंदाजा होगा कि आज का सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है. सो मैं जानना चाहूंगा हाउ मेनी पीपल, आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो अभी भी अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हैं, एक अच्छी चीज, एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं. सो आज का सेशन आप सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में एक बेटर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं. जैसे कि वीडियोस चल रही थी, उन्होंने डिजायर्स के बारे में बात करी कि कुछ ना कुछ लाइफ में डिजायर्स रखी है. तो आज का लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है और हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट, और आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पोस्टर भी देख लिया होगा और हमने बहुत सारे हमें फीडबैक आ रहे थे, सजेशन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सैटरडे को हमारी मीटिंग बंद हो गई थी तो उसको फिर से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अभी हमारे बीच में जो हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उस ओनली सैटरडे को ही फ्री हो पाते हैं और वो भी उसमें से कुछ दिन ही वो हमारे बीच में टाइम निकाल के आ पाते हैं. तो हमने आप सभी के सजेशन पे कुछ ऐसा किया कि हमने सैटरडे को फिर से मीटिंग्स कंटिन्यू करी ताकि हम उनको टाइमली सुन पाए और उनके वंडरफुल सेशंस हम फिर से ले पाए और आप सभी को वो वंडरफुल सेशंस मिलें. और आप सभी ने उनके सेशंस अटेंड किए हैं और बहुत वंडरफुल उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों की पावर को रियलाइज करवाया है और आज भी वो एक पावर हमारे बीच में लेके आएंगे. सो वंडरफुल स्पीकर और जबरदस्त आप सभी की क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करूंगा हमारे ग्रेट सूरी मैम जो है स्टार डायरेक्टर, उनके हस्बैंड डॉक्टर सूरी सर, जिनके साथ हम फॉरेन ट्रिप भी जा चुके हैं और बहुत एंजॉय करें. सो वेलकम, गुड मॉर्निंग सूरी सर, वेलकम बैक अगेन. Welcome, sir. Welcome. Welcome, भाई साहब. Welcome. नमस्कार जी. नमस्कार Welcome, सर. sir. Welcome. Good morning, my sir. Very good morning. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग गौरव. गुड मॉर्निंग लता मैम. Good morning. Good morning, sir. आपके लिए. थैंक यू Good सो मच. morning, sir. बहुत देर हो गया था, लता जी की सीटी नहीं सुनी थी तो मुझे लगा कि आज मौका मिला तो शायद सीटी बज जाए. बिल्कुल बजेगी आज जरूर. आप लोगों से मुलाकात होती रहती है और फॉरेन ट्रिप्स पे तो काफी समय हम लोगों ने साथ बिताया, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिला. हमेशा अच्छा लगता है. अच्छा लग रहा है कि आज काफी बाद पावर सीरीज पर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे. आज का जो टॉपिक दिया गया था वो था पावर ऑफ पेशेंस. तो हम इस सेशन को 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं. थोड़ा सा पेशेंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं. फिर हम देखेंगे कि पेशेंस किस तरह से हम इससे हमें क्या फायदे मिल सकते हैं. फिर हम देखेंगे कि पेशेंस किस तरह से अपने अंदर हम डेवलप कर सकते हैं और कुछ कहानियां सुनेंगे इधर उधर की
कैसे लोगों ने पेशेंस को डिफाइन किया, कैसे लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया, कैसे पेशेंस हमें एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा सुनने वाला बनने में हेल्प करती है, मदद करती है। तो सबसे पहले तो हम ये माने कि पेशेंस या धैर्य जिसको कहते हैं, धीरज भी कहते हैं, धैर्य भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा गुण है। इंग्लिश में से कहा जाता है पेशेंस इज ए वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स गुण, बहुत अच्छा गुण है। कुछ लोग कहते हैं पेशेंस इज पावर, इट इज पावरफुल, ये एक शक्ति है। अब आप इन डिफरेंट डेफिनेशंस को हम आसान भाषा में समझें तो जीवन की आपाधापी में, इस तेजी वाले युग में धैर्य रखना एक गुण भी है, एक कला भी है और एक शक्ति भी है। तो हमें समझना चाहिए कि इसके 3 रूप हैं। गुण तो है ही है, पेशेंस रखना एक कला भी, हर एक के बस का नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं होती, लेकिन कला सीखी जा सकती है। तो पेशेंस की कला भी आप सीख सकते हैं। और एक अचूक शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि जो कभी भी चूकती नहीं है, अचूक शक्ति है, इतनी आपको लाइफ में मदद करती है पेशेंस। वो आज हम इन छोटी छोटी बातों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत में पेशेंस की डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश में दी थी और उन्होंने इसके दोनों रूप, प्रो एंड अगेंस्ट, दोनों रूप समझाए थे। तो इस सेशन के एंड करने से पहले मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में बिल्कुल, एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस पे एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद मैं लास्ट में आपको नमस्ते करके धन्यवाद करके विदा लूंगा। हिंदुस्तान में पेशेंस सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो हमारी इंडियन फौज में है, हमारी आर्मी में है। वो कितने घंटों घंटे बर्फ में, पानी में, गुफाओं में छुपे बैठे रहते हैं, सारी सारी रात जागते हैं कि कहीं से कोई दुश्मन ना आ जाए, उस पर नजर रखने के लिए। तो उनसे बड़ी पेशेंस हमें कहीं नहीं मिल सकती। किन हालात में वो लोग काम करते हैं, और वही लोग हैं जो हमें पेशेंस सिखाते भी हैं। सबसे बड़ी बात आप इस हिंदुस्तान में जो हुई थी 1971 में, जब बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उस वक्त पेशेंस का पाठ एक फौजी ने हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी सिखाया था। वो फौजी थे फील्ड मार्शल मानेक शॉ, जिनको हम प्यार से सैम भी कहते थे। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि हम युद्ध करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमें बहुत तंग कर रहा था और बहुत से शरणार्थी बांग्लादेश से टॉर्चर होकर हिंदुस्तान में घुस रहे थे। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस वक्त वो जनरल थे, आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल बाद में बने, उनको बुलाया और उन्हें कहा कि मैं चाहती हूं कि हम युद्ध करें और इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर करें। तो मानिक शाह ने कहा कि मैडम, इस वक्त बारिश का मौसम है और वहां पर सब कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ है बांग्लादेश के चारों बॉर्डर्स पर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फौज वहां पर फंस के मर जाए। हाँ, अगर आप चाहती हो मैं आपको गारंटी दूं, तो मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि हार निश्चित है। तो इंदिरा गांधी चौंक गई एक बार, कहती है व्हाट आर यू सेइंग। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को वहां से बर्खास्त किया, सबको बोला एवरीबॉडी कैन गो। तो ये वापस आए, ये बाहर निकल आए, थोड़ी देर में इनको बाहर मैसेज आया, अभी वो लॉबी में ही थे, कि जनरल साहब आपको मैडम दोबारा बुला रही हैं। फिर उनको अंदर बुलाया, तो उन्हें पता था कि अब मेरी नौकरी गई। तो दरवाजे में घुसते ही कहते हैं यस मैडम, मैं अपने इस्तीफे में क्या लिखूं कि मैं अपनी हेल्थ की वजह से रिजाइन कर रहा हूं या मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम है उसकी वजह से रिजाइन कर रहा हूं। उन्हें लगा ना कि मेरी तो छुट्टी कर रहे हैं। उन्होंने कहा नो 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 सैम, जनरल कम हियर एंड सिट। उन्होंने अपने सामने बिठाया, वो बोले अब अपनी बात बताओ। उन्होंने कहा मैम, बारिश में उस इलाके में कभी भी लड़ाई नहीं की जा सकती, ना मेरी फौज वहां ढंग से पहुंच पाएगी, ना रसद पहुंच पाएगी, ना मेरी एयरफोर्स मुझे वहां कुछ हेल्प कर पाएगी। तो अगर हमने लड़ाई करनी है और जीतनी है तो हमें 6 महीने की पेशेंस रखनी पड़ेगी, और हम ये लड़ाई सर्दियों में लड़ेंगे। तब तक मैं अपनी पूरी तैयारी कर लूंगा, मेरी फौज तैयार होगी, मेरा इक्विपमेंट तैयार होगा, मेरी आर्टिलरी तैयार होगी, मेरी एयरफोर्स तैयार होगी, मेरे प्लान तैयार होंगे और हम ये युद्ध जीत कर दिखाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने फिर 6 महीने के लिए पेशेंस रखी और सारे देश ने पेशेंस रखी और हम उस युद्ध को जीत पाए और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी तरह से 65 की वॉर में भी फौज ने हमें क्या सिखाया था, जब
पाकिस्तान के सैकड़ों टैंक आके हमारे बॉर्डर पे खड़े हो गए थे, तो एयरफोर्स को मैसेज मिला था, आपने वो बॉर्डर पिक्चर देखी होगी शायद, एयरफोर्स को मैसेज मिला था कि टैंक आ गए हैं, अगर सुबह तक इन पे रोक ना लगाएगी तो हमारे बहुत सारे फौजी भी मर जाएंगे और हमारा बहुत सारा एरिया भी पाकिस्तान में चला जाएगा। उस वक्त एयरफोर्स के पास ऐसे प्लेन होते थे जो रात को नेविगेट नहीं कर सकते थे, पुराने प्लेन्स थे, नेविगेट नहीं कर, रात को फायरिंग नहीं कर सकते थे, फ्लाई नहीं कर सकते थे। सो दे हैड टू वेट फॉर द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। फर्स्ट लाइट ऑफ द डे होता है जिसको हम कहते हैं पो फटना, जब पो फटती है, थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो वो उड़ सकते हैं। तो उस रात उन पायलट्स ने, इमेजिन कीजिए, या उनकी सारी टीम ने कितनी मेहनत से पेशेंस रखी होगी, पूरी रात आंखों में काटी होगी कब पो फटे और कब हम फ्लाई करें। और उन्होंने फ्लाई करके वहां पर कहते हैं टैंक्स का शमशान घाट बना दिया था, इतने टैंक्स डैमेज किए थे, अपनी सेना को भी बचाया था, अपने बॉर्डर को भी बचाया था, अपनी इक्विपमेंट को भी बचाया था। तो छोटी छोटी दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत बड़ी हैं, और वर्ल्ड में ये दोनों एग्जांपल्स कोट की जाती हैं कि हाउ मिलिट्री प्लान्स एंड हाउ इट कीप्स पेशेंस। तो पेशेंस की शक्ति, जो मैंने कहा था अचूक शक्ति है, वो शायद अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा। पेशेंस का ये मत नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि नहीं नहीं जी सुबह होगी, अपने आप बंदूक चल जाएगी, अपने आप प्लेन उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता के अनुसार, और धैर्य भी बनाए रखना पड़ेगा, ये उतना ही जरूरी है। लेकिन धैर्य बनाए रखना, धीरज बनाए रखना, पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम है, जिसको हमें सीखना ही पड़ेगा। आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो पेशेंस मानी गई है वर्ल्ड में, उन तीन चीजों में मानी गई है। एक धरती में, दूसरी माँ में, और तीसरी टीचर या ट्रेनर में। ये तीन ऐसे लोग हैं या तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें मैक्सिमम पेशेंस होती है। धरती की माँ की पेशेंस तो आप समझते ही हैं, कितने इसके ऊपर हम अत्याचार करते हैं, फिर भी वो सहती है और हमें फिर अनाज देती है, हमें फल फूल देती है, पानी देती है, सब कुछ देती है। इसी तरह जो माँ है उसमें सबसे ज्यादा पेशेंस होती है, क्योंकि वो बच्चा जब छोटा होता है तो बिस्तर गीला करता रहता है, वो खुद गीले पे सोती रहती है और बच्चे को सूखे पे सुलाती रहती है। तो माँ जैसी पेशेंस कभी कहीं हो नहीं सकती। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि माँ जब माँ होती है तो पेशेंस बहुत होती है, जब वो बहू बेटी बन जाती है तो पेशेंस कम भी हो जाती है। आपका बच्चा आपको बार बार आवाज देता है, मम्मी मम्मी मम्मी, 10 बार भी आवाज देगा तो आप बोलोगे हाँ बेटा हाँ बेटा। यही अगर सासू माँ 3 बार कह दे बहू रानी कहाँ हो, बहू रानी कहाँ हो, बहू रानी कहाँ हो, तो आप कहते हैं अम्मा जी को पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन आवाज ही मारती रहती है। तो आपकी पेशेंस खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे अंदर एक गुण है ये अवगुण ना बने। जितनी पेशेंस हमने बच्चों के साथ रखी है, उतनी अगर हम बुजुर्गों के साथ भी रख लेंगे तो हमारे जीवन में इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी कि आपके अंदर भगवान का रूप आपको खुद ही दिखने लग जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है जो हम पेशेंस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा टेस्ट होता है आप किसी को कोई काम कहिए या किसी से कुछ मांगिए और वो ना कर दे। हम ना नहीं सुन सकते। मोमेंट हमें कोई ना कहता है हम एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसने ना क्यों कर दी। आप लोग ट्रेनर्स हो, टीचर्स हो, अपना आपके डबल रोल है, आपका बहू का रोल भी है, माँ का रोल भी है, टीचर का रोल भी है, ट्रेनर का रोल भी है। आप कई बार किसी को ट्रेन करेंगे या बच्चों को ही पढ़ाएंगे या अपने कलीग को ही ट्रेन करेंगे तो आपके लगेगा ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको बात समझ ही नहीं आती, मैं 4 बार कह चुकी हूँ या कह चुका हूँ, इसके पल्ले ही नहीं पड़ रही बात। वो आपका पेशेंस का टेस्ट है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आ रही, शायद उसके समझने में कमी नहीं है, शायद मेरे समझाने में कमी है, अगर आप ये बात समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप में पेशेंस आने लग जाएगी। तो इस बात को हमेशा याद करिए कि इट इज नॉट दैट ए क्वेश्चन इज स्टूपिड, इट इज दैट आंसर विच मेक्स इट स्टूपिड। क्वेश्चन कभी स्टूपिड नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा इनोसेंट होता है, इग्नोरेंट होता है। जो वही क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे पूछ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही, आप उसको जवाब दे रहे हो और अपनी आवाज ऊंची करके जवाब दे रहे हो, तो आवाज ऊंची करने से आंसर नहीं बनेगा, आवाज ऊंची करने से सामने वाला परेशान हो जाएगा, आपसे पूछना बंद कर देगा। तो आपका एज ए ट्रेनर का रोल अपनी टीम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारी पेशेंस आपको चाहिए, तभी आप अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग सेशंस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में है, सिस्टम के बारे में है, वर्किंग के बारे में, कोई भी किसी तरह का
जैसे आप अपने बच्चों के साथ पेशेंस रखते हैं, बच्चा 4 बार सवाल पूछता है, उसको नहीं समझ में आती, आप फिर भी 5वीं बार कहते हैं अच्छा 10 मिनट बाद फिर करती हूँ, तो 10 मिनट में आप क्या करते हो, अपनी पेशेंस की डोज को बढ़ाते हो, थोड़ा सा अपने आप को माहौल को चेंज करते हो, फिर फ्रेश होके आप उनको वो बात समझाते हो। अब सबसे बड़ी बात है, जब जब हम किसी चिंता में पड़ जाते हैं, किसी बेचैनी में पड़ जाते हैं, तो वो एक सिग्नल है हमारे लिए कि हमारी पेशेंस खत्म हो रही है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग आजकल एक एंजाइटी बीमारी बहुत बता रहे हैं लोगों को कि जी यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। 2 साल आप डॉक्टर के पास जाते रहो एंजाइटी करके, फिर वो कहेगा नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो आपकी बेचैनी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है मेडिकल भाषा में, लेकिन सच्चाई में ऐसा होता नहीं है। आपकी बेचैनी अनफोरसीन के वजह से होती है, जो आपने अभी तक देखा नहीं है, आप उसके बारे में बेचैन होते हो। अरे आज बारिश आ जाएगी क्या, मैंने कपड़े धोकर डाले हैं, सूखेंगे कि गीले हो जाएंगे, आप बेचैन होना शुरू हो जाते हो। यार मान लो ना कपड़े तो पहले ही गीले हैं, अगर बारिश आ भी गई तो और गीले हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारिश कोई 10 दिन थोड़ी चलती रहेगी, आज नहीं तो कल रुक जाए, फिर सूख जाएंगे, पड़े रहने दो। तो अगर आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को थोड़ा समझाने लग जाएं, तो पेशेंस आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। हम लोग बहुत हर छोटी छोटी बात पे बेचैन हो जाते हैं। आपको खाना गर्म सर्व कर दिया गया और आप ठंडा खाते हो, तो आप खाना खाने से पहले इतने बेचैन हो जाते हो कि आपके जितने बॉडी में अच्छे जूसेस निकलने थे वो पॉइजन बन जाते हैं। तो वो खाना ठंडा करके खाया भी अगर आपने, तो आपको उसका कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बहुत लोग गाड़ी पकड़ने के लिए 1 घंटा पहले ही जाके शोर बचा देते हैं कि 10 बजे गाड़ी, तो 9 बजे स्टेशन पे पहुंच जाओ। कि ऐसा है कि जैसे गाड़ी उन्होंने ही रोकनी है, उन्होंने अंदर चढ़ना है और उन्होंने चलानी है। तो आप क्यों नहीं समझते हर लोगों का रोल है। उससे पहले 6 गाड़ियां और जानी है, उनको जाने दीजिए, आपकी गाड़ी आएगी, आप 10 मिनट पहले पहुंच जाइए ताकि आपको हांफना ना पड़े, सीढ़ियां चढ़ते उतरते आपको हांफना ना पड़े। हाँ, दिल्ली जैसे शहरों में, गाजियाबाद में ट्रैफिक बहुत है, तो वो आप मैनेजमेंट करते हो कि हाँ मुझे यहाँ से आधा घंटा लगता है तो मैं 45 मिनट हाथ में लेके चलूंगा। इस तरह की सोच, इस तरह की प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो कभी भी आपको बेचैनी या एंजाइटी वाली सिचुएशन नहीं आ सकेगी। हम लोग ट्रैफिक में भी गाड़ी तेज चलाते हैं कि अरे देर हो गई। तेज चलाने के चक्कर में कई बार येलो लाइट क्रॉस हो जाती है, कभी रेड लाइट क्रॉस हो जाती है, पुलिस वाला रोक लेता है, चालान भी करता है, आपको इरिटेशन भी होती है, पैसे भी खराब होते हैं, और जितनी आपने जल्दी की थी उससे कई गुना ज्यादा डिले हो जाते हैं, और खुदा ना खास्ता कई बार इतनी तेजी के चक्कर में एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। तो बेचैनी को रोकने के लिए आपको अपनी पेशेंस हमेशा बढ़ानी चाहिए। पुरानी हमारी कहावतें हैं, सहज पके सो मीठा होए, तो ये कहावतें इसलिए बनाई गई थी कि जो धीरे धीरे पकेगा वो सचमुच स्वादिष्ट बनेगा, मीठा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो रस उसके उस खाने में आपको मिल जाएंगे। और फिर एक और बड़ी पुरानी कहावत थी कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गुना ऋतु आए फल होए। तो ज्यादा पानी देने से प्लांट से कोई फल तो नहीं निकल आएगा, वो तो अपनी जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका मौसम आएगा तभी फल निकलेगा। तो इन चीजों को, जो पुरानी कहावतें हमारी दादी नानी सुनाया करती थी, जब भी आप इम्पेशेंट हो, जब भी आपको कहीं बेचैनी हो, तो इन कहावतों को याद कर लिया कीजिए, तो आसानी हो जाएगी। और कभी कभी, अभी तो कम से कम 10-15 दिन तो मेरा ये टॉक जो है आपको याद रहेगी, तो शायद अब 10-15 दिन आपके ठीक निकल जाए। वैसे भी कहते हैं 21 दिन अगर आप किसी चीज को अपना लें, कर लें, तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आज की टॉक को 21 से 41 वाल अगली 20 तारीख तक याद रखें, ताकि 21 दिन में आपकी ये हैबिट बन जाए। धैर्य के या पेशेंस के फायदे भी हम देखते हैं कि इनके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, पेशेंस रखने से क्या फायदे मिलते हैं। एक तो आपने सबसे पहले देखना है कि इससे हमारा एटीट्यूड हेल्दी बनता है। जब हमारे अंदर से बेचैनी खत्म हो जाती है, तो हम अपने आप ही हम पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। हम नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं। नेगेटिविटी क्यों आती है हमारी? अरे गाड़ी छूट जाएगी, अरे बारिश आ जाएगी, अरे वो मिलेगा नहीं। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर तभी आती हैं जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, धूप भी निकल आएगी। छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने आप को प्रपोज करते रहें, अपने आप को सजेस्ट करते रहें, सेल्फ सजेस्टिव मोड में रहें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, पेशेंस आपके अंदर बढ़ने लग जाएगी। इससे, पेशेंस से और धैर्य से हमें सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई सेटबैक लगता है,
जहां आपके मन मुताबिक नहीं हुआ होता, जो आप चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हुआ, आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं उसमें आपके मार्क्स आपके मतलब के नहीं आए, कहीं आप बहुत ही मेहनत से गए थे भाषण देने के लिए और माइक खराब हो गया, या कर्फ्यू लग गया और आप नहीं दे पाए, किसी भी वजह से कोई भी जिंदगी में सेटबैक लगता है, फैमिली में कोई बीमारी सुस्ती में सेटबैक लगता है, घर में रिलेशनशिप में सेटबैक लगता है, तो अगर आप में पेशेंस है तो आप पॉजिटिविटी की तरफ से सोचते हो कि नहीं शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो आपकी पेशेंस भी बढ़ेगी और आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। बहुत साल पहले की बात है, बंबई से हमारे दोस्त आने वाले थे और हम लोगों ने घूमने जाना था, कुफरी वगैरह, शिमला कुफरी वगैरह का हमारा प्रोग्राम बना हुआ था। वो उनकी 10 बजे के करीब रात को उनका रास्ते से फोन आया और मिसिस सूरी से उनकी बात हुई, तो बहुत अच्छी तरह बात हुई और हम कहा वी आर वेटिंग फॉर यू। 11:30 बजे मुझे ऑफिस के लोगों का फोन आया कि जी आपकी ऑफिस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आप जल्दी से आइए। मैं 11:15 बजे वहां पहुंचा तो देखा वहां शोले भड़क रहे थे पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ से, और जिस एरिया पे फ्रंट पे मेरा ऑफिस था, फायर ब्रिगेड ने वहां से हथौड़े मार के शीशे तोड़ के, हमारे दफ्तर के खिड़कियां तोड़ के, वहां से पाइप्स अंदर डाल के पानी डालना शुरू किया हुआ था और फायर ब्रिगेड की काफी गाड़ियां खड़ी थी और मेरे 1-2 स्टाफ मेंबर जिनको मैसेज मिल गया वो भी आए और वो रो रहे थे। मेरे स्टाफ मेंबर्स दे वर क्राइंग, लिटरली दे वर शेडिंग टीयर्स, उनके आंसू बह रहे थे। मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा बच्चों क्यों रो रहे हो तुम? कहते सर हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने कहा हिम्मत करो, हौसला रखो, ये बर्बाद नहीं हुआ, शायद इसमें कोई भलाई थी, शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब जो हो चुका उसको तो हम रोक नहीं सकते। मिसिस सूरी ने भी कहा कि काफी नुकसान हो गया है। मैंने कहा हाँ यार ये 5 साल पुराने कंप्यूटर से बदलने वाले ही थे तो हम बदल नहीं रहे थे, चलो शायद इसी बहाने अब हम नए कंप्यूटर्स ले देंगे। तो अपने आप को एक छोटा सजेशन दे के समझा के शांति रखी और हम लोगों ने 3-4 महीने के अंदर फिर से हम खड़े हो गए, दोबारा से हमने अपना सारा किया, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है। सब कुछ जल गया था, A to Z सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब अगली सुबह हुई तो हमारे फ्रेंड्स पहुंच गए बॉम्बे से, वो आए तो हमने उनका वेलकम किया, तो वो मेरे को तो नहीं पहचान पाए पर मिसिस सूरी के बिहेवियर से उनको लगा चेहरा उड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे एक दोस्त हैं, हम उनको दादा कहते हैं, वो कहते हैं पिंकी तुम्हारा ये चेहरा जो है ना वो आवाज नहीं है तुम्हारी जो रात 10 बजे आवाज थी फोन पे जैसे तुमने वेलकम किया था, तुम कुछ ढीली। उसने कहा नहीं नहीं वो रात सोए नहीं थे, ये लेट हो गए थे। उसने कहा नहीं, वो भी दोस्त लोग तो अंदर की बात पहचान लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बताइए। तो जब उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को ऑफिस में आग लग गई थी। उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। हौसला देने का तरीका क्या था, वो कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, मैं जाके तेरे को 2 पेटी भेजता हूँ, मतलब 2 लाख रुपया तुम्हें भेज देता हूँ जाते ही। देखिए एक फादर जो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारी करके बैठा है और कह रहा है मैं 2 लाख का लिए परसों तुम्हें भिजवा देता हूँ वहां से। हमने कहा नहीं दादा पैसों की जरूरत नहीं है, आप आ गए हैं, हौसला ही बहुत है। हम लोग फिर अगले दिन जब आग बुझ गई तो हम लोग गए तो वहां फायर ऑफिसर थे, उनको हमने पूछा, हमने कहा क्या सिचुएशन है। वो कहते हैं जी अभी आप 4 दिन तक इस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाओगे क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है इस बिल्डिंग के अंदर, आप नहीं घुस पाओगे, तो 4 दिन तक नहीं घुस पाओगे। तो हम फ्रेंड्स ने क्या फैसला किया, वी विल कंटिन्यू विद आवर प्रोग्राम ऑफ विजिटिंग शिमला एंड कुफरी। हम लोग सब क्या बात है, कुफरी घूमने चले गए आराम से, उन दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जो हमने वो समय बिताया वो एक बहुत बड़ी यादगार है। और लेसन क्या मिला, अगर हम पेशेंस ना रखते, वहां रोते रहते, लड़ते रहते आपस में, तो जिंदगी भी खराब होती, सबका मजा खराब होता। तो लाइफ में याद रखिए कि पेशेंस हेल्प्स यू टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स। जब आप इम्पेशेंट होते हो तो आपको प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। जब आप पेशेंस ले आते हो तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती, श्रिंक कर जाती, बहुत छोटी हो जाती। तो बीत तो चुका था, उसको आप रोक नहीं सकते थे। तो इसलिए आप कभी भी कोई जिंदगी में नुकसान हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि जब तक आप हैं उस नुकसान की भरपाई करके उससे आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ही टूट जाएंगे फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को टूटने मत दीजिए, छोटे पौधे की तरह रहिए। तेज हवाई आती है तो झुक जाता है हवा के साथ, हवा चली जाती है फिर खड़ा हो जाता है, टूटता नहीं है। तो इसलिए अपने आप को इस वर्च्यू से, इस गुण से अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा कि आने वाले समय में हम पेशेंस को और बढ़ाएं।
अब आपकी पेशेंस की, जो आप लोगों के काम में रोजाना पेशेंस चाहिए, आपको चाहिए कोवर्कर्स के साथ, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपकी टीम है, उनके साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। यहां मैं आपको एक दो एग्जांपल छोटी छोटी सुनाता हूं, तो आपको मेरा मैसेज समझ में आ जाएगा। एक ऑफिस में एक लेडी थी, वो क्रचिस पे चलती थी, उनके पैर ठीक नहीं थे, तो वो बैसाखी पे चलती थी। तो कई बार लोग लिफ्ट में घुस जाते थे, वो दूर से आ रही होती थी, तो उनको उसको वेट करने की लोगों के दिमाग में एंजाइटी, इरिटेशन बढ़ जाती थी कि यार ये इतना स्लो चलती है, धीरे धीरे आएगी, हमें भी लेट करेगी दफ्तर पहुंचने में। लेकिन क्या होता था कि अब वो लिफ्ट खुली हुई है, 4-5 लोग अंदर खड़े हैं, वो दिख रही है, तो लोग बदतमीजी से दरवाजा बंद नहीं करते थे, उसको आने देते थे, लेकिन अंदर अंदर से इरिटेट होते रहते थे। तो आखिर वो अंदर पहुंचती थी, फिर लिफ्ट ऊपर चलती थी, कोई आधा मिनट, कोई 1 मिनट लेट हो जाता था। एक दिन उसने, लेडी ने सोचा कि अरे मेरी वजह से लेट होते हैं, तो वो घर से 10 मिनट पहले निकली और सबसे पहले आके लिफ्ट में खड़ी हो गई। तो उसने दरवाजा खोल के रखा, बाकी लोग आते गए, सब लोग फटाफट घुसे, तो लिफ्ट में सिग्नल आ गया, ओवरलोड ओवरलोड ओवरलोड, एक दो बंदे एक्स्ट्रा घुस गए थे। अब कोई भी बाहर निकल नहीं रहा था, तो उस लेडी ने थोड़ा सा कहा एक्सक्यूज मी, तो इधर इधर लोग ही हुए, और वो बेचारी अपनी बैसाखी लेके लिफ्ट से बाहर आ गई। उसने सोचा मेरा वजन भी है, मेरी बैसाखियों का वजन भी है, शायद इस वजह से सब लोग लेट हो रहे होंगे। वो बाहर निकल आई, जैसे ही बाहर निकल आई तो वेट कम हो गया और लिफ्ट ऊपर चली गई। वो फिर दूसरी बार जब वो लिफ्ट से ऊपर जाती है अकेली और ऊपर पहुंचती है, तो सब लोग अपने ऑफिस के अंदर नहीं घुसे थे, वो जहां पर हाजिरी लगने का बटन होता है, वो उसके पास खड़े थे, उसकी वेट कर रहे थे। सब आए तो सबकी आंखें नम थी, और आंखें झुका के उन्होंने उसका थैंक यू बोला कि आज आपने हमें इतना बड़ा लेसन दिया है कि पेशेंस कितना बड़ा वर्च्यू है। आपने पेशेंस रखी कि मैं लेट हो जाऊंगी, मेरे साथी लेट ना हो। तो जब आप अपनी टीम के लिए कुछ काम करते हो, कभी आप कुछ सेक्रीफाइस भी करते हो, तो इससे बड़ी स्ट्रेंथ लाइफ में आपको कभी आ ही नहीं सकती। कभी करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे ही एक लेडी थी, वो हमेशा बहुत तेल लगा के आती थी ऑफिस में, और उसके पर्स में भी तेल की बोतल रहती थी। कभी अगर वो तेजी से कम लगा के आई है, तो रिसेस के टाइम में भी वो अपना तेल वेल लगा लिया करती थी, शौक था उसको। लोग उससे बड़े इरिटेट होते थे कि रोज तेल लगाती रहती है, इतना तेल लगा के आती है, बीच में भी कभी कोई सिर पे मालिश कर लेती है। एक दिन एक भाई साहब सीढ़ियां उतर रहे थे और पैर उनका मुड़ा, मोच आई और बुरी हालत हो गई। अब सब लोग चिल्ला रहे हैं, इसको हॉस्पिटल भेजो, इसको ये करो, एम्बुलेंस बुलाओ। उस लेडी का रुक जाओ रुक जाओ, उसने अपना पर्स खोला, तेल निकाला और उनके पैर पे तेल की अच्छी तरह से मालिश कर दी, और धीरे धीरे करके पैर नरम हो गया। बोलिए अब आप खड़े होइए, तो खड़ा हो गया। उस दिन उस बंदे ने भी हाथ जोड़ के माफी मांगी, और बाकी लोगों ने कहा कि हम आपकी एक छोटी सी बात को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आपकी इस छोटी सी बात ने आज हमारे एक साथी का जीवन बचाया, उसका पैर बचाया, वो काम कर पाया और अपने ऑफिस का अटेंड कर पाया। तो हमें बहुत सारी जगह पर ऐसे मौके आएंगे जब हमें लगेगा अरे ये नॉनसेंस है, अरे हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, ये कैसे बात करता है, ये हमेशा जोर जोर से खांसता है, ये अंगड़ाइयां ही लेता रहता है, अरे ये पैर ही हिलाता रहता है। तो किसी की किसी आदत से परेशान मत होइए, क्या पता वही इंसान आपके किस काम आ जाए। तो इससे भी आप पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। इन ये 2 स्टोरीज मैंने आपको इसलिए सुनाई कि जो रियलिस्टिक लाइफ में हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें कोई छोटा सा लेसन दे जाए। अब हम देखते हैं कि और हमें क्या फायदा मिलता है धैर्य से। एक सबसे बड़ी एक जो शक्ति हमारे अंदर और आती है धैर्य से, वो आती शुक्राने की, थैंकफुलनेस की। किसी ने कहा था कि पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड रीइंफोर्स ईच अदर। ग्रेटिट्यूड शुक्राना होता है, पेशेंस को हम धैर्य कहते हैं, धीरज। धीरज और शुक्राना एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जैसे लोहे के सरिये के साथ सीमेंट को जोड़ दिया जाए तो पक्का पिलर बन जाता है, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो इसी तरह से जब हम पेशेंस रखते हैं तो हमारे अंदर एक थैंकफुलनेस भी आती है। दोनों स्टोरियों में आपने देखा, जो अभी बात हमने की, कि लोगों ने जब वो एक्सपीरियंस किया इस तरह का, तो उनके अंदर थैंकफुलनेस भी आई, उन्होंने अपने कलीग्स को थैंक यू भी कहा, शुक्रिया भी अदा किया। एक छोटी सी कहानी आपसे और शेयर करता हूं। एक मूर्तिकार था, और एक बार एक राजा ने मंदिर बनाया, तो उन्होंने कहा जी हमें इस मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति चाहिए
वो फलां फलां मूर्तिकार है, उसी से बनवानी चाहिए। तो राजा का वजीर गया और उसको जाके बोल के आया कि मूर्तिकार महाराज ने मंदिर बनाया है और हमें ये मूर्ति वहां पर बनानी है, तो आप एक मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार चट्टानों के पास गया, उसने दो बड़ी बड़ी पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने वहां से मूव करवाए, अपने वर्कशॉप तक लेके आया। तो उसने पहली चट्टान को, पहला जब हथौड़ा मारा पत्थर को, तो उसमें से बहुत जोर की आवाज आई। तो उस मूर्तिकार को ये लगा ये पत्थर रो रहा है। उसने फिर छेनी हथौड़ा दोबारा मारा, फिर वहां से आवाज आई, उसको लगा ये रो रहा है। उसने कहा शायद मेरी गलतफहमी है। उसने 3-4 बार जब भी हथौड़ा मारता था उसमें से बड़ी अजीब सी आवाज आती थी। तो उसको लगा कि इसको बहुत दुख हो रहा है, तो उसने काम रोक दिया। उसने कहा नहीं, आज मैं काम नहीं करूंगा। अगले दिन फिर आया, तो उसने कहा मेरे से कल गलती हो गई थी। उसको अपने अंदर रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इस पत्थर से पूछ लेना चाहिए था, भाई मैं तुम्हें घड़ने जा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें घड़ सकता हूं? मैं तुम्हें हथौड़ा मारूंगा, तुम हथौड़ा सहने के लिए तैयार हो मेरा? तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को पूछा हाथ जोड़ के, हे प्रभु, मैं अब आपके ऊपर हथौड़ा मारूंगा, छेनी चलाऊंगा, 1 महीने तक करूंगा, रोज आपको चोट लगेगी, तो क्या मैं कर लूं? तो पत्थर कुछ नहीं बोला, शांत रहा। तो उसको लगा कि इसने रोना धोना तो किया नहीं है, इसमें से तो कोई आवाज नहीं आई। तो उसने उस पत्थर से छीनी हथौड़ा लेके और उसमें मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वो 1-2 महीने तक करते 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 जब उसकी मूर्ति, खूबसूरत मूर्ति तैयार हो गई, तो उसने राजा को मैसेज भिजवाया कि महाराज आपकी मूर्ति आ गई। उन्होंने बैलगाड़ी भेजी, साथ में सैनिक आए, मूर्ति को उठाया और उस पर ले जाने लगे। तो तभी उनका वजीर बोला कि भाई मंदिर में मूर्ति तो लगाओगे, तो बाहर नारियल तोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए होगा, तो क्या हम इस दूसरे पत्थर को साथ ले जाएं? तो मूर्तिकार ने कहा हाँ जनाब ले जाइए। तो उन्होंने उस दूसरे पत्थर को, जिसको पहले हथौड़ा लगा था, उसको भी साथ ले गए। अब जो मूर्ति थी उसको तो प्रतिष्ठा कर दी गई उसकी, तो ठीक है, उसको मंदिर में रखा गया और पूजा होने लग गई। और जो बड़ा दूसरा पत्थर था उन्होंने मंदिर के बाहर रख दिया कि जो भी आएगा वो नारियल उस पर फोड़ेगा। अब वो रोजाना सैकड़ों लोग आते थे और नारियल फोड़ते थे और पत्थर में से आवाज आती थी, रोता था। तो जो अंदर मूर्ति थी बनी हुई, भगवान थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर तू उस वक्त 2 महीने हथौड़े सह लेता, शांत रहता, पेशेंस दिखाता, तो आज तेरे पे रोज इतने हथौड़े ना पड़ते, रोज इतने नारियल ना फूटते तेरे पे, तू भी मेरी तरह भगवान बन जाता। तो ये कहानी भी हमें समझाती है कि भगवान बनने के लिए पत्थर को भी पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर पत्थर में भी पेशेंस नहीं होगी, पाषाण में भी पेशेंस नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तो वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी और है जहां से हमें ये समझ में आता है कि शुक्राना कहां से आता है, हम शुक्र कैसे करते हैं। एक जेंटलमैन थे, एक गर्म इलाके से घूम रहे थे। आज से काफी साल पहले हम लोग कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे थे, तो वहां हमने एक किराए पे मकान लिया था, हमें हॉस्टल नहीं मिला था, तो किराए पे मकान लिया था। तो एक ओल्ड ब्राह्मणी थी, उनका घर था, उनको हम प्यार से अम्मा जी कहते थे और उनके साथ ही रहते थे। तो जब भी हम कभी चंडीगढ़ घूमने आते थे तो अम्मा जी को हम पूछते, अम्मा जी चंडीगढ़ चलोगे? तो कहती ना भाई मैं तो नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहती है वहां पर तो इतनी गर्मी है, एक भी पेड़ नहीं है सड़कों पे। जैसे पुराने शहरों में आप देखते हैं पेड़, उस वक्त चंडीगढ़ नया नया बना हुआ था तो अभी पेड़ नहीं लगे थे, अब तो एक ग्रीन सिटी है बिल्कुल। तो कहती थी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उस जमाने की बात है ये कि एक आदमी चंडीगढ़ में से घूम रहा था, तो परेशान था, गर्मी के मारे पसीने निकल रहे हैं उसके। तो एक गली में से सड़क से गुजर रहा था, तो सामने एक उसने घर देखा, तो उस घर में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने इसको देख लिया, तो उसने ऐसे जग दिखाया उसको दूर से उठा के कि रुको, ऐसे उसको बोला रुको, जग दिखाया। उस बंदे ने कहा शुक्र है कोई तो मुझे पानी पिलाने वाला मिला, क्योंकि चंडीगढ़ से शहर में कहीं उस वक्त नलके भी नहीं लगे हुए थे, बुरी हालत थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, पेड़ एक नहीं था, बिल्डिंगें बन रही थी, काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई तो पानी पिलाने आया। तो बंदा आके उसके दरवाजे के नीचे खड़ा हो गया। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हो गए, दरवाजा ही ना खुले नीचे का। तो इस बंदे ने पहले क्या सोचा था, अरे कितने अच्छे इंसान है बाबा जी, पानी पिलाने आ रहे हैं। अब वो जब उसको वहां 5 मिनट वेट करनी पड़ी तो उसकी पेशेंस खत्म हो गई। कहता बड़ा खड़ूस बुढ़ा है, मुझे बेवकूफ बना गया, ऊपर से पानी का इशारा किया और अभी तक आया ही नहीं। तो अंदर अंदर से उसको गालियां देने लगा। तो मतलब हमारे भाव कैसे बदल जाते हैं, भाव बदल गया उसका,
गुस्सा आने लग गया क्योंकि पेशेंस खत्म हो गई थी। 2 घंटे से वो भटक रहा था पानी के लिए, लेकिन अब वो 5 मिनट पेशेंस नहीं रख सका। तो तभी वो मुड़ने लगा तो दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो बुजुर्ग आए, उन्होंने दरवाजा खोला। फिर उसकी भावना बदल गई कि नहीं नहीं यार, मैं ही गलत था, बाबा जी तो ठीक है, पानी तो ले ही आए। उन्होंने कहा, आते उन्होंने क्षमा मांगी कि माफ करना भाई, मेरे घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां उतरने में मुझे टाइम लगता है जरा, तो मुझे आने में देर हो गई। तो ये बंदा फिर गदगद हो गया कि हाँ हाँ बाबा जी अच्छा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर इसलिए भी लग गई कि मैंने सोचा सिर्फ पानी क्यों दूं तुम्हें, तुम इतने परेशान हो, पसीने पसीनों में, थोड़ा नींबू पानी बना के ले आया तुम्हारे लिए। तो ये बंदा, इसके भाव और ज्यादा अच्छे हो गए, और ज्यादा अच्छे हो गए, खुश हो गया। अरे अरे नींबू पानी लेके आया। तो उन्होंने वो गिलास उसको पकड़ाया, गिलास पकड़ाया, उसने एक घूंट भरा, फिर मन मन में गाली दी, पागल है बुढ़ा, नींबू पानी ले आया है, न नमक डाला है, न चीनी डाली है, फीका पानी ले आया है। तो उसका भाव देख के उन्होंने एकदम, बाबा जी बोले, भैया जी मुझे पता नहीं था, आजकल लोग नमक और चीनी का परहेज करते हैं, तो मैं इसलिए दोनों पुड़ियां साथ लाया हूं, बताओ कौन सा डालूं। अब इस बंदे के पास कोई चारा नहीं था, उसे पेशेंस की वो अचूक शक्ति मिल चुकी थी। उसने हाथ भी जोड़े, उनके पांव भी छुए, बोले जी धन्य है आप। उसने चीनी नमक दोनों डाले, नींबू वाला पानी पिया, उनका शुक्रिया अदा किया और गया। तो देखिए, एक पेशेंस हमें शुक्रिया की फीलिंग, शुक्राने की फीलिंग कैसे पैदा कर सकती है, ये इस छोटी सी कहानी से हमें समझ में आता है। गौरव जी कहेंगे आप कहानियां सुना रहे हैं तो लेक्चर का क्या हुआ? भाई यही लेक्चर है आज गौरव जी। अच्छा, याद रखिए हमेशा कि सामने वाले की दशा क्या होगी, जब तक हम उसके पैरों में, उसके शूज में अपने पैर नहीं डालेंगे, वो कहते हैं स्टेप इनटू अदर शूज, तब तक हम नहीं समझ सकते। क्या वो यंग मैन उस बूढ़े की तरह सोच सकता था? कभी नहीं, लेकिन आज के बाद सोचेगा। तो जब आपके पास कोई लाइफ में एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी आप में चेंज आती है। कई बार हम लाइन में खड़े होते हैं, बिजली का बिल देने के लिए, पानी का बिल देने के लिए, या बस की लाइन में, ट्रेन की लाइन में कहीं खड़े होते हैं, तो हमारे पीछे कोई बुजुर्ग होता है, या कोई बच्चा होता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है। क्या हम उसको बोलते हैं जी आप आगे चले जाइए? बहुत रेयर होता होगा। लेकिन हमारे आगे कोई खड़ा है और वो कहे बहन जी आप आगे आ जाइए, हम बड़े खुश होते हैं, अरे शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी बस पकड़ ली मैंने। तो कभी ये भी सोच के देखिए कि हमारे पीछे जो खड़ा है उसको तो देख लीजिए, शायद उसको ज्यादा जरूरत हो। तो शुक्राना आपका पेशेंस से आ जाएगा कि कोई बात नहीं, मैं एक बस मिस भी कर दूंगी, मैं दूसरी पकड़ लूंगी, मैं जवान हूं, मैं तगड़ी हूं, तो क्या मैं इनको रास्ता दे सकती हूँ? तो ये छोटी छोटी भावनाएं अगर हम लेते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, स्टेप इनटू अदर शूज करते हैं, तो हमें पेशेंस के फायदे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब हम 2 मिनट इस पे लगाएंगे कि हमें पेशेंस कैसे मिल सकती है, हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर। सबसे पहला पेशेंस बिल्डअप करने का पहला मंत्र है कि ट्रस्ट, या फेथ जिसको कहते हैं, ट्रस्ट, विश्वास करना सीखिए। किसमें विश्वास करना है? जिस भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, जिंदगी की जिस भी दशा से आज गुजर रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए कि ये सत्य है, मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूं, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि परेशानी है, अब मैंने इसमें से गुजरना है। आपको हॉट चैम्बर में से गुजरना है, आपको कोल्ड स्टोरेज में से गुजरना है, कांटों पर से गुजरना है, पहाड़ पे चढ़ना है, किसी गलत रिश्ते के बीच में से निकल के जाना है, कहीं लड़ती हुई सास बहू के साथ सुलह करानी है, तो दोनों तरफ से मार पड़ सकती है। आपको मालूम है कि वो भी डांटेगी, वो भी डांटेगी कि तुम मेरी सहेली थी, तुमने माँ जी का साथ दे दिया। और माँ जी बोलेगी कि अरे उसी का साथ दे रही हो अपनी सहेली का, मेरी माँ जैसी, मैं तुम्हारी माँ जैसी, मेरी भी तो सुनो। तो बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, और लेडी की लाइफ में तो बहुत सारी आती हैं। तो उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, आप तो जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें तो एक सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए कि वो सिस्टम ठीक है और वो एग्जिस्ट करता है, ये आपके कहने से चेंज नहीं होगा। मैं इसे नहीं बदल सकता, मैं सूरज के चढ़ने का टाइम नहीं चेंज कर सकता, मैं चांद के निकलने का टाइम नहीं चेंज कर सकता, मैं नदी की धारा नहीं बदल सकता। जब आप ये मान लेंगे तो पेशेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो पेशेंस डेवलप करने का, और दूसरा अपनी एबिलिटीज, अपने हार्डवर्क पे, अपनी सिंसियरिटी पे विश्वास कीजिए कि मैं सिंसियर हूं, मैं मेहनत भी करूंगा या करूंगी, और मैं एबल भी हूं। प्रभु ने मेरे को 2 हाथ 2 आंखें दी हुई है, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तो क्या मैं ये नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। मदर टेरेसा है, लक्ष्मीबाई है, रानी की झांसी है, इंदिरा गांधी है, आजकल तो सीतारमन भी हैं आपके सामने, जिन्होंने इकोनॉमी चेंज कर रख दी है कंट्री।
बहुत से लोग हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जो हालात के बदलाव के बाद भी, हालात अपने काबू में ना होते हुए भी अपनी अकल से, अपनी मेहनत से भिड़े हुए हैं। दूसरा है थोड़ा सा कि अपने आप को स्लो डाउन कीजिए, अपनी तेजी को कम कीजिए। हम कहते हैं अगर तेजी को कम कर देंगे तो काम ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। कई घरों में आपने देखा होगा कि घर की लेडी जो है वो धीरे 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 काम करती है, लेकिन फिर भी सबको खाना मिलता है, सबके कपड़े धुले मिलते हैं, सब बच्चे स्कूल टाइम पर जाते हैं, सब हस्बैंड लोग ऑफिस टाइम पर पहुंचते हैं। और कुछ है वो बहुत तेजी से काम करती हैं, और उस तेजी में कभी गिलास भी टूटता है, कभी पानी भी गिरता है, कभी बच्चों को डांट भी पड़ती है, कभी नौकरानी से झगड़ा होता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर लें। अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं तो 80 पे आ जाइए, 80 पे चल रहे हैं तो 70 पे आ जाइए। थोड़ा सा ठीक रखेंगे। गाड़ी को भी अगर कहते हैं कि अगर आप 70 की स्पीड पे चलाते हैं तो मैक्सिमम माइलेज मिलती है आपको, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहती है। तो अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। सोच बेशक तेज रखिए, कार्यशैली थोड़ी धीमी कर लीजिएगा, तो आप में वो जो इरिटेशन है या एंजाइटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और पेशेंस आपके अंदर आ जाएगी। फिर ऐसे में क्या होगा, ना तो रोटी चलेगी और ना ही दिल, दोनों बचे रहेंगे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बूढ़ी दादी नानी होती ना, ऊन लेके बैठ जाती थी, उलझी हुई ऊन को, और बच्चों को देती थी सुलझाता तो वो धागा खींच के और उलझा देते थे तेजी से, एक उधर से पकड़ता है एक उधर से। तो दादी नानी कहती छोड़ दो मैं अपने आप देख लूंगी। तो धीरे 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 सारी ऊन सुलझा लिया करती थी। तो कोई भी उलझन जिंदगी की सुलझ सकती है पेशेंस के साथ। तो ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एसेट है, इसका ख्याल रखिए। एक बहुत और जरूरी चीज है जो हमें पेशेंस सिखाने में मदद कर सकती है, कैसे हमें धैर्य मिल सकता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। मतलब जीवन में जैसा हो रहा है उसे ऐसा होने दो, अपनी चौधर मत डालो उसके अंदर, अपने आप इंटरफियर मत करो उसके अंदर। जीवन की परतों को धीरे धीरे खुलने दो। मैंने आपको एक बार अंडे की स्टोरी सुनाई थी, उस अंडे को अंदर से टूटने दो, बाहर से तोड़ने की कोशिश मत करो। जब वो अंदर से टूटेगा तो एक सुंदर सा पक्षी निकलेगा और वो उसमें इतनी ताकत होगी कि उड़ सकेगा। बाहर से उसको तोड़ दोगे तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पंखों में वो ताकत आ ही नहीं पाएगी। वो अपने पंखों की ताकत से ही अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है। तो जीवन की परतों को खुलने दो, अंडे को अपने आप टूटने दो, फूल को अपने आप खिलने दो। जब फूल अपने आप खिलता है तभी उसमें रंग भी अच्छा आता है और उसमें गंध भी अच्छी आती है। आप जबरदस्ती गुलाब को ले आइए, बंद कली को, और उसके पंख को खोलिए, जैसे आपके फ्लोरिस्ट करते हैं सजाने के लिए, फटाफट पंख खोल देते हैं, क्या उसमें से खुशबू आती है? कभी नहीं आ सकती। तो जीवन का रहस्य ये है कि जीवन जैसे चल रहा है उसको उसी समय की उसी ताल से उसी चाल से चलने दो। अपनी इंटरफेरेंस आप जितनी कम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके। एक सबसे बड़ी बात इसमें और है, हमारे अंदर वो भावना नहीं आती जिसको हम कहते हैं लेट गो। लेट गो, जाने दो, अपने कंट्रोल में मत रखो चीजों को, कंट्रोल से बाहर जाने दो। ये मत सोचिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो 3-4 शब्द हैं हिंदी में हम बहुत जल्दी आमतौर पे बोलते हैं। हम कहते हैं अजय जाने भी दो, अजी छोड़िए साहब, और कुछ लोग कहते हैं जैसी हरी इच्छा। तो अगर आप इनमें से कोई भी जो शब्द आपको अच्छा लगता है वो अपनी जिंदगी में ले आइएगा। तो जैसी हरी इच्छा तो हमेशा अच्छा ही होगा, उसमें खराबी नहीं होगी। फल भी पकेंगे, फूल भी खिलेंगे, अंडे भी टूटेंगे, पक्षी भी उड़ेंगे, सब कुछ अपने आप होगा अगर आप उसमें इंटरफियर ना करें। तो नेचर ऐसी मदर है जो किसी भी माँ से अच्छी समझदार मदर है। तो नेचर जो काम करती है वो हम और आप नहीं कर सकते। समय कभी एक सा नहीं रहता। आपको याद होगा मिसिस सूरी कई बार वो अपने फादर को कोट करती हैं और वो कोट सुनाया करती थी कि वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। समय बदलेगा हमेशा। आज अगर मुश्किल समय है तो अच्छा समय भी आएगा, और अगर आज अच्छा समय है उसको चिपके मत रहो, मुश्किल समय आ रहा है, आने वाला है। इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई है, उसका असर भारत में भी पहुंचेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि हम ही हम हैं। किसने कहा हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ऐसा नहीं होता, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। कहीं आग लगेगी तो उसका सेक हमारे तक भी पहुंचेगा, कहीं फ्लड आएगा तो उसका पानी कुछ ना कुछ हमारे जमीन के नीचे भी पहुंचेगा। तो अब भी इस समय हम बहुत खुश हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं।
लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिए, समय बदल रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ जाता है, यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसका असर हमारे पे बहुत कम पड़ा। हाँ, थोड़ा पेट्रोल महंगा हुआ, थोड़ा गवर्नमेंट को परेशानी आई, लेकिन हमें शायद उतनी परेशानी नहीं आई। लेकिन ये युद्ध जब शुरू हुआ है, इससे हो सकता है हमें भी परेशानी आए। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। आग लगेगी तो कोई बात नहीं, 4 दिन तक इंतजार करेंगे, शिमला घूम के आएंगे, फिर आके काम करेंगे। तो इस एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे तो समय बदलता रहेगा। धुंध में कभी तेजी से मत भागिए। एक बार हम लोग हिसार से आए थे, 2 जनवरी थी, हमारे फौजी भाई थे वहां पर, उनको मिलने गए थे, तो 1 जनवरी हमने उनके साथ मनाई थी। तो वहां से आए तो सारे रास्ते धुंध थी, और रास्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा था, 1 फुट भी नजर नहीं आ रहा था, कार चलाना मुश्किल हो रहा था। तो हम एक गाड़ी के पीछे चले, और वो धीरे 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 चल रही थी, हम भी उसके पीछे चलते रहे, हमारे पीछे और भी चलते रहे। 3 घंटे तक हमने वो सफर ऐसे ऐसे किया। फिर जब थोड़ी धुंध छटी तो मैंने अपनी गाड़ी तेज करके आगे निकाली, और 10-20 गाड़ियों के निकालने के बाद पता लगा कि आगे एक बैलगाड़ी चल रही थी, और सब लोग बैलगाड़ी को फॉलो कर रहे थे, और हमने वो सफर सेफली पूरा किया था। इसका मकसद है कि जब धुंध हो, एक एक कदम चलिए। बैलगाड़ी वाला धीरे धीरे चल रहा था, उसको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था, वो बैलगाड़ी हाँक रहा था, उसके पीछे सैकड़ों कारें चल रही थी। तो धुंध में एक एक कदम चलिए, आपको रास्ता दिखता है। जिंदगी में किसी किस्म की धुंध में आए, प्रोफेशन में आए, लाइफ में आए, रिलेशनशिप में आए, सड़क पे आए, बिजनेस में आए, धीरे चलिए, आप उसको जरूर पार कर जाएंगे, रास्ता जरूर निकलेगा। और एक बात और याद रखिए कि कोई भी चैलेंज या कोई भी टारगेट कभी बड़ा नहीं होता। अगर कोई भी टारगेट बड़ा होता तो सब लोग अचीव कैसे कर पाते। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, कितना ऊंचा टारगेट है। अगर वो टारगेट इतना बड़ा होता तो क्या आज इतने लोग उस पर चढ़ पाते। आपको मालूम है 11,000 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया है, 11,000 टाइम्स, और कितने लोग चढ़े उस पे। जनवरी 2023 तक, इस साल की जनवरी तक 6,338 लोग माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। आपको आपको आपका ग्रुप या आपकी टीम कोई टारगेट देती है काम के लिए, आपको लगता है अरे इतना बड़ा टारगेट है, कैसे पूरा होगा। तो ये बात याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पे 6,338 लोग चढ़ चुके हैं जनवरी तक, उसके बाद कई और चढ़ चुके होंगे अब तक तो इतने महीनों में। तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता। हमें सिर्फ क्या करना है कि अपने आप को हम प्लान करें, पेशेंस रखेंगे तो हमें प्लान भी कर पाएंगे। जब प्लान कर पाएंगे तो प्रायोरिटाइज भी कर पाएंगे। जब आपका मन शांत होगा तो आप अच्छा सोच सकते हैं। जब आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। जब अच्छी प्लानिंग करोगे, उस प्लानिंग में फिर प्रायोरिटी कर लीजिएगा, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। हमें याद है जब हम एग्जाम देने जाते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिर्फ एक, मेरी मदर टीचर थे, उन्होंने एक बात समझाई थी हमें, फादर भी यही कहते थे कि बेटा पहले 10 मिनट कोई पेपर अटेम्प्ट मत करना, कोई क्वेश्चन आंसर मत लिखना। पहले 10 मिनट क्वेश्चंस पढ़ना सारे पूरे पेपर में, उसको समझना क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। कई बार हम रटा होता था लोगों ने, फटाफट जाके चेप देते थे, बाद में पता लगता था क्वेश्चन तो कोई और था, आंसर कोई और दे आए। पहले 10 मिनट उस पर लगाइए। हम पढ़ते थे, आई यूज टू ऑलवेज डू इट। 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ता था। मेरे कई साथी परेशान भी होते थे कि या तो इसको बहुत आता है या इसको कुछ नहीं आता, कि देखी जा रहा है क्वेश्चन पेपर, कोई देखी जा रहा है। मैं पढ़ता था उसको, पढ़ने के बाद फिर प्रायोरिटाइज करते थे कि किस क्वेश्चन पे आंसर हमें ज्यादा अच्छी तरह आता है और शॉर्ट आता है, हम शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, उसको हम मार्क कर लेते थे, अपनी प्रायोरिटी लिख देते थे 1 2 3, पहले ये देना है फिर ये देना। कई बार हम लास्ट क्वेश्चन को पहले आंसर देते थे, फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में देते थे। उससे क्या होता था कि जितना आपको कंडेंस्ड नॉलेज है जिस सब्जेक्ट की, उसको आप फटाफट लिख सकते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता और स्कोरिंग हो जाता था। तो अब भी जब आपको टारगेट मिलते हैं या काम मिलता है, तो आप उसके बारे में जरूर सोचिए, थोड़ा सा समय बिताइए, डिस्कस कीजिए, अपने साथियों से बात कर लीजिए। आपका तो ओपन फोरम है, आप हर एक से बात करते हो बहुत अच्छी तरह से, तो बात करके प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा टारगेट मुझे पहले अचीव करना है, कौन सा टारगेट बाद में अचीव करना है। आप जरूर अचीव कर पाएंगे। तो पेशेंस आपको इस तरफ भी सक्सेस की तरफ ले जाएगी। बस आपको अपना नजरिया बदलना है। जब भी कोई चैलेंज सामने आता है आपको, तो 3 बातें आपने याद रखनी है कि मैंने उन बातों को अपने अंदर पूछना है। सबसे पहले तो मैंने ये पूछना है
इस चैलेंज में या इस परेशानी में, इस दुविधा में, इस कष्ट में क्या अच्छाई हो सकती है? ठीक है ना? अब जैसे मैंने बताया कि आग लगी हुई थी बिल्डिंग में, तो क्या अच्छाई हो सकती है? दोस्तों के साथ टाइम बिताओ भाई, दफ्तर तो चलेगा नहीं। छोटा सा विचार, तो अगर आप एक अच्छाई उसमें ढूंढ लें, बुराई तो बहुत थी, सब कुछ जल गया था, बर्बाद हो गया था, दफ्तर खत्म था, काम नहीं होना था, आगे काम नहीं मिलना था, पता नहीं क्या कुछ होना था। एक अच्छाई सोची, क्या अपने आप को रिचार्ज कर लो, दोस्तों के साथ समय बिता लो। उसका बहुत लोगों ने बाद में ये भी कहा कि सूरी साहब झूठ बोल रहे थे, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो मजे कर रहे थे शिमले में। तो ऐसे कमेंट्स भी आपको मिलेंगे, तब भी आपने पेशेंस रखनी है, मुस्कुरा देना है, कुछ नहीं करना, मुस्कुरा देना है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। दूसरा ये देखना है कि इस अच्छाई में से मुझे क्या मिल सकता है। अच्छाई तो है, पर मैं क्या इसमें से गेन कर सकता हूं? तो कई हो सकता है कि इतने बड़े ढेर में से इतनी अच्छाई मिले, उसमें से 4 दाने आपके लिए भी हों, तो वो भी आप उसमें से ढूंढिए कि मुझे पर्सनली क्या मिल रहा है। सबको तो अच्छाई है, मेरे लिए इसमें मुझे क्या मिल सकता है। और तीसरा ये भी सोचिए कि ये समय या ये कठिनाई, ये चैलेंज इस समय मेरी जिंदगी में आया है, इसका कोई कारण तो होगा। पास्ट लाइफ है या प्रेजेंट लाइफ है, फ्यूचर के लिए क्या आ रहा है? कहीं तो एक मोड़ जो आ रहा है जिंदगी में, कहीं तो इसका कोई कारण होगा। वो कारण हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म है माइंड, हम दूर तक नहीं सोच सकते। तो ऐसे में प्रभु पर विश्वास छोड़ दीजिएगा कि ऊपर वाले, तूने जो आज मेरे को सिचुएशन दी है, इसमें डेफिनेटली कोई भलाई है मेरे लिए, जो मैं आज नहीं देख पा रहा हूं, कल को देख पाऊंगा। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, आप उसको 10 किलो का बस्ता नहीं देते हो, हार्डली आधे किलो का, 1 किलो का बस्ता देते हो। जैसे जैसे बड़ा होता है, वो बड़ी ज्यादा किताबें उठाना शुरू कर देता है। तो ज्यादा बोझ मत लीजिए आज अपने ऊपर, बहुत बड़ा बस्ता है, कठिनाई आ गई है, मत उठाइए उसको। ये बोलिए हाँ शायद ये जब मैं 10th में जाऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो भाई शायद फ्यूचर के लिए आई है प्रॉब्लम, सोच लीजिएगा। तो छोटी सी सोच में अगर आप ये सोचते हैं कि शायद इसी में कोई भलाई होगी, तो आप सोचेंगे या देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एक सेंट ऑगस्टीन हुए हैं क्रिश्चियन, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था। उन्होंने कहा पेशेंस इज कंपेनियन ऑफ विजडम, कि धैर्य या धीरज जो है वो विजडम, अक्ल का भी एक साथी है। जब पेशेंस आप रखते हैं तो आपके अंदर विजडम भी आती है। क्यों? जब आप शांत रह मन से कुछ सोचेंगे तो आपकी बुद्धि काम करना शुरू करती है, और जब बुद्धि काम करती है तो आपको और पुरानी बहुत सी बातें याद आती हैं, मित्रों, साथियों की, रिश्तेदारों की, भाई बहनों की। आप उन सबको एनालाइज करते हो तो आपको एक विजडम भी मिलती है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि सब कुछ समय के अधीन है। आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने दिए हुए टाइम को मैनेज कर सकते हैं बस। टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है, टाइम का फ्लो आपके हाथ में नहीं है। सब लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो जो गाना बजता था सबसे शुरू में कि मैं समय हूं, मैं बदलता रहता हूं, तो वो बिल्कुल सच है। समय है, वो बदलता रहेगा, रुकेगा नहीं आपके लिए। लेकिन उस जो स्लॉट आपको टाइम का मिला है, उसको आप कैसे बेस्ट देख सकते हो। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप सब कुछ उसमें से अच्छा अच्छा कमा पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी समय, धैर्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि धैर्य रखो, धीरज बहुत जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन धैर्य जीवन से बड़ा नहीं है। अगर जान पे बनाए, जीवन पे बनाए, जीवन का सवाल हो, फिर धैर्य को एक तरफ रख दो, फिर युद्ध करो, फिर लड़ो, खड़े हो जाओ, फिर झुको मत। तो ये जो परिभाषा उन्होंने दी है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो गौरव जी के साथ शेयर किया था। मैं चाहूंगा पहले हम वो वीडियो सुन लें, फिर हम बाकी की बात आगे जारी रखें। तो गौरव जी, क्या हम वो वीडियो सुन सकते हैं? हेलो मिस्टर गौरव। यस 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम वो वीडियो प्ले करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और उसे समझिएगा बात को। एक बच्चे के हाथ में जब मैंने खाना का पूरा थाली रखा, तो वो बहुत बहुत मतलब मुस्कुराया और रोया, कि उस बच्चे के जो मम्मी थी। हम सब के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते, या फिर हम कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में
हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए, और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में, परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है, और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती, तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, यस सर, वंडरफुल वीडियो। तो जो लास्ट में भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है। अब आपने देखा, वर्ल्ड न्यूज आप देखते हैं, हमास ने एक परेशानी खड़ी की इजराइल के लिए, उनके घर में जाके गांव वालों को मारा, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी आई? अब इजराइल कब से पेशेंस रख के बैठा हुआ था, आज उसकी पेशेंस खत्म हो गई ना। तो ये विध्वंसक भी हो सकती है। तो हमें जो भगवान कृष्ण का उपदेश था वो भी यही सब जो हमने बातें की है उसकी छत्र छाया में ही बातें हुई हैं सारी, कि पेशेंस रखिए, हर हद तक रखिए, आपकी ताकत बनेगी। लेकिन जब पानी सिर से गुजर जाए फिर आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, अपनी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी बदलाव का ही नाम है, बदलाव होता ही रहेगा। और एक कोई भी छोटा बदलाव हो, हर एक छोटा बदलाव एक बहुत बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। तो आइए हम सब भी अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाएं। आज क्या लाएंगे बदलाव? कि हम अपनी पेशेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी जो ये बातचीत है इसको तो खत्म करना चाहूंगा, और अगर गौरव कहें तो एक छोटी सी कहानी और है, वो सुना सकता हूं। अगर समय कम है तो फिर किस दिन सुना। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए। ठीक है, छोटी सी कहानी है, उसको सुन लीजिएगा तो सारी कहानी का जिस समझ में आ जाएगा। एक शास्त्री जी थे, पंडित जी थे, बहुत लायक थे, ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष के बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े। तो उनके घर पहली संतान होने वाली थी। तो उन्होंने दाई माँ को कहा कि दाई माँ, जब बालक या बालिका पैदा हो तो आप एक ये नींबू अंदर से बाहर, दरवाजे से बाहर लुढ़का देना। उन दिनों घर में डिलीवरी होती थी, तो उन्होंने कहा वो नींबू बाहर लुढ़का देना। अब दाई माँ ने जब बच्चा जन्म लिया तो बच्चा एकदम से रोया नहीं। उन्होंने उसको उठा के उल्टा करके थपकी थुपकी दे के
थोड़ा सा उसको संभाला, जब बच्चे की आवाज निकली फिर उसको नहलाया धुलाया, साफ किया, कपड़े में लपेटा, माँ के पास रखा, फिर नींबू उठाया और बाहर लुढ़का दिया। तो पंडित जी ने जैसे ही नींबू आया, उन्होंने अपना ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से फटाक से उसका जन्म पत्री बनाई, और हो ये तो पितृघातक है, ये पिता को मार देगा ये बच्चा। तो वहीं से उन्होंने अपना कमंडल उठाया, अपनी पोथी उठाई और घर छोड़ के चले गए। और कोई पता नहीं पंडित जी कहाँ गए। 15-18 साल बीत के, बच्चा रोज पूछता था माँ को कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माँ क्या जवाब देती, कहती पता नहीं बेटा कहाँ है, जहां भी कहीं दूर गए हुए हैं, काम से गए हुए। टालती रही। लड़का बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया। उस साल वहां पर बारिश नहीं हुई। तो ये लोग कहीं गांव में रहते थे, तो राज्य की राजधानी थी, वहां से अनाउंसमेंट अभी ढोल बजा कि महाराज धीराज ने कहा है जो प्रिडिक्शन करेगा बारिश कब होगी उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो अभी 18 साल में पंडित जी का बच्चा था, जीन्स में, तो उसको नॉलेज आई थी कुछ, उसने पढ़ाई करके भी, उसने भी ज्योतिष ज्ञान में विद्या बहुत सारी ले ली। तो उसने माँ को कहा राजा के यहाँ से संदेशा आया, मैं भी जाऊंगा। वो भी चला गया। वहां पहुंचा तो राजा ने बोला, बोलो हाँ भाई नवयुवक तुम क्या हो? कहे जी मैं भी ज्योतिष आचार्य हूँ, मैं भी ज्योतिष लगाता हूँ। तो उसने देखा, जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक बुढ़ा सा भी बैठा हुआ था, एल्डरली पर्सन, वो भी तिलक विलक लगा के बैठा था। तो राजा ने उनको कहा पहले कि आप अपना ज्योतिष के हिसाब से बताइए। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि महाराज 4 बजे बारिश होगी, आज शाम को 4 बजे बारिश होगी। राजा ने कहा जो जिसका वाक्य सही होगा उसको खूब धन दौलत मिलेगा, और जिसका वाक्य गलत हो गया उसका सर कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो उसने कहा 4 बजे बारिश होगी। फिर उसने कहा ओले भी पड़ेंगे, और इतने मोटे मोटे 1 इंच जितने बड़े ओले पड़ेंगे। ये सीनियर जो पंडित जी थे उन्होंने बता दिया। तो ये जूनियर पंडित था ये लड़का, इसने कहा महाराज मैं भी बोल सकता हूं। उसने कहा, कहता महाराज बारिश तो होगी आज, पर 4 बजे नहीं होगी, उसके 2-4 पल के बाद होगी। राजा ने कहा तुम्हें पता है ये बड़े पंडित जी ने कहा है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा सिर कत्ल हो सकता है। कहता हाँ महाराज मैं सत्य बोल रहा हूं, बारिश तो होगी आज, पर 4 बजे नहीं होगी, उसके कुछ पल बाद होगी। और उसने कहा और ओले? कहता जी ओले भी पड़ेंगे, 1 इंच के नहीं पड़ेंगे, थोड़े छोटे पड़ेंगे। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सूरज निकला हुआ था, 3 बजे का टाइम था। सब राजा ने कहा सारे पेशेंटली यहीं वेट करेंगे 4 बजे तक। जैसे ही 4 बजने को आए, चारों तरफ से बादल आए, घनघोर अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी। 4 बज गए, बहुत जोर से बिजली कड़की, लेकिन पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरी। सब देख रहे हैं। जैसे ही 1, 2, 3 पल बीते, पानी नीचे गिरा बारिश का। तो जो सीनियर पंडित जी थे उनके तो होश उड़ गए कि मेरी तो प्रेडिक्शन गलत हो गई, मेरा तो सर कट जाएगा, और इस छोटे से लड़के की बात सही हो गई। इतने में ओले गिरने लगे। ओले गिरे तो राजा ने बोला ओले उठा के लाओ। ओले उठाए और अंदर से वजीर को बोला इनको नापो, क्या 1 इंच का ओला है? बोले नहीं साहब 1 इंच का नहीं है, थोड़ा कम है। उन्होंने कहा वाह। तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया, शाबाशी दी और बोला तुम्हें क्या चाहिए, जमीन जायदाद, बोलो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कहता है महाराज इन बुजुर्ग पंडित जी को रिहा कर दिया जाए, इनकी जान ना लीजिए। तो राजा ने बोला ये तुम क्या मांग रहे हो? कहता महाराज, कहता तुम्हें क्या पता है ये पंडित जी कौन है? कहता महाराज इनका नाम विष्णुदत्त शर्मा है, ये मेरे पिता हैं। सब लोग हैरान हो गए। राजा ने बोला तुम्हें कैसे पता? कहता है सारे राज्य में एक ही व्यक्ति था जो इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर सकता था, और उनके सिवा कोई नहीं हो सकता। और मैं जब से पैदा हुआ मैंने इनको देखा नहीं, लेकिन इनके बारे में सुना हुआ था। इनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी, बारिश 4 बजे ही होनी थी और ओला भी 1 इंच का पड़ना था। बोले फिर? कहता पर इन्होंने ना पेशेंस नहीं रखी जिंदगी में, इन पास धैर्य नहीं था। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कहानी सुनाएगी मैं कैसे पैदा हुआ और कैसे नींबू बाहर गया। इनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं थी, इन्होंने धीरे से सोचा नहीं
कि बच्चा पैदा होगा तो क्या पहले नर्स या दाई पहले नींबू बाहर फेंकेगी क्या पहले बच्चे का ख्याल करेगी? तो दाई माँ ने पहले मेरा ख्याल किया, बच्चे को बचाया, माँ के पास बिठाया, फिर नींबू बाहर फेंका। इन्होंने उसके हिसाब से गणना की नींबू कब बाहर आया। वो जो उससे पहले 6 पल थे वो नहीं गिने, क्योंकि इनमें पेशेंस नहीं, ये सोच भी नहीं सकते थे कि दाई क्या करेगी। तो साहब अभी भी इन्होंने कहा 4 बजे बारिश होगी, बारिश का योग 4 बजे का था, लेकिन इनमें इतना धीरज नहीं, ये नहीं सोच सकते कि बारिश ऊपर से गिरते गिरते भी 2 पल लेगी तब जमीन पे पानी गिरेगा। ऊपर तो बारिश थी, नीचे आने में 2 पल लगेंगे। इसी तरह से ओला इतना बड़ा आया, इतने ऊपर से ओला गिर रहा है, क्या वो हवा से टकरा के नहीं आ रहा? क्या उसका कुछ पानी इधर उधर बिखरेगा नहीं? तो उसका साइज छोटा हो ही जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा महाराज कि बारिश भी समय पर आई। ज्ञान मेरे पिता का ही सबसे बड़ा है, उनका जो टाइम था या साइज था बिल्कुल सही था, लेकिन अगर ये थोड़ी सी पेशेंस रखते, उस वक्त भी रखते, तो ना आज मैं अपने पिता से बिछड़ा होता, ना अपनी औलाद से बिछड़े होते। तो राजा ने उसको भी रिहा कर दिया और इस बच्चे को भी बहुत सारा इनाम देके विदा किया। तो आज के लेसन से हम यही समझें कि पेशेंस हमें जिंदगी में क्या कुछ दिला सकती है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस रखी, चुप करके बैठे रहे, सुनते रहे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल अमेजिंग सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताएं। वंडरफुल अमेजिंग सेशन सर, एंड आप अपना एक्सपीरियंस, आपको कुछ लर्निंग मिली तो अपना बेस्ट लर्निंग आज की जरूर प्रेजेंट करके भी आप शेयर कर सकते हैं सर के साथ कि सबसे अच्छा आज का कौन सा पॉइंट सर का आपको लगा। सो वंडरफुल अमेजिंग सेशन सर, एंड काफी सारे लोग हमारे बीच में 35 पार्टिसिपेंट्स है अभी, एंड लगभग 35 से 40 पार्टिसिपेंट ने पूरा सेशन को आज को सुना है और उनको बहुत अच्छा लगा है, एंड अपने लर्निंग और अपने एक्सपीरियंस और व्यूज भी सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो हम कॉल करेंगे सभी को हमारे बीच में। सो सुनीता बल्ला मैम है हमारे बीच में। मैम गुड मॉर्निंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी सभी को टर्न दें। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लता मैम, प्रवीण सर, गौरव, वीर जी गुड मॉर्निंग। गौरव तुमने बोला है संक्षेप में बोलना है, पर क्या करें यार, वीर जी का लिए कम बोलना तो बहुत ही कम बात है। इनके लिए तो जितना बोले उतना कम, सीधी सी बात है ये तो। और पेशेंस तो हमारे परिवार में, इनमें और मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। उतने ही पेशेंस हमारे वीर जी हैं, उतनी मैं हूँ। दोनों भाई बहन हम लोग बिल्कुल एक उसके हुए हैं। बाकियों में बाकी सब थोड़े से तेज बुद्धि के हैं, पर हम दोनों बहुत शांत हैं, और भैया भी इस बात को एग्री करेंगे जरूर। इन्होंने ठीक, हम दोनों मंद बुद्धि हैं। कुछ दिए हम दोनों जो भी हैं, पर हम में पेशेंस प्रभु ने बहुत दी हुई है। और शायद मेरे को एक चीज में, जो वीर जी ने सब बोला, मैंने एक चीज और बताऊंगी कि पेशेंस आप लोगों को भर भर के प्यार देती है। जितना बंदा धीरज रखेगा उसको लोग उतना ही प्यार करते हैं। मंद बुद्धि बोले चाहे कुछ बोले, पर प्यार भर भर के मिलता है। क्योंकि तेज व्यक्ति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों के मुंह से उल्ट सुल्ट निकलता है, हम लोगों के लिए सिर्फ प्यार निकलता है। ये तो मैंने देखा है। और इनकी 2 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं, हर बुराई में अच्छाई देखें, और एक चीज और की प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और मैं एक पेशेंस का अपना छोटा सा उदाहरण दूंगी कि मेरे को जब शुगर डिटेक्ट हुई थी, मेरी छोटी बहन ने अपने घर ले गई थी, वहीं पे मेरा टेस्ट करवाया। और आप लोग मानोगे नहीं, मैं जब मेरी शुगर चेक हुई तो मेरी जो फास्टिंग आई थी 360 थी, और पीपी मेरी 420 आई थी, और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 370 था। और मेरी सिस्टर रोई थी उस दिन, बहुत रोई। वो कहती सुनीता पता नहीं, मैंने कहा क्यों रो रही है? कहती पता नहीं तेरे अंदर क्या क्या खत्म हो गया। पर मेरे अंदर पेशेंस थी, शुरू से है, बचपन से है। तो मैंने उसको एक बात कही, तो मैंने कहा रोती क्यों है? जो गया सो गया, जो है उसको बचाते हैं अब आराम से, कुछ बचा भी तो है उसको बचा लेते हैं। और आप लोग मानोगे नहीं, मैंने 1 महीने के अंदर अपनी शुगर में 120 पे लेके आई थी। पेशेंस, और उसके साथ मैंने जो फिर काम किया। अगर सिर्फ पेशेंस से काम नहीं होता है, पेशेंस के साथ काम भी करना पड़ता है।
उसके ऊपर वर्क करेंगे तभी पेशेंस हमें कुछ फायदा देगी। सिर्फ पेशेंस रख के बैठ जाती या उस टाइम में हाइपर हो जाती तो शायद वो 420 से 800 पे पहुंच जाती, क्योंकि हमेशा शुगर और बीपी वगैरह हाइपर होने से ज्यादा बढ़ते हैं। तो बहुत, एक मैं बैंक का उदाहरण दूंगी। मैं बैंक में गई थी, वहां बहुत लंबी लाइन थी और कैश निकलवाना था, और पीछे लोग शोर मचा रहे हैं, जल्दी करो, मेरे को धक्के मार रहे थे कि आंटी आप जल्दी आगे जाओ, जल्दी आगे जाओ। मैंने कहा भैया मेरा नंबर आएगा तभी तो जाऊंगी ना। पर मैंने देखा कि नहीं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसका बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन निकाला। मैं 6 लोग पीछे चली गई। मैंने कहा आप 6 लोग आप आगे आ जाओ, आप अपना ले लो, कोई बात नहीं, मुझे आराम, पैसे तो मिलने ही मिलेंगे, आधे घंटे लेट मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। और उस बात पे जितने लाइन में लोग खड़े थे उन्होंने तालियां बजाई कि ये लेडी अपना नंबर छोड़ के उनको दे रही है। तो पेशेंस में मैंने देखा कि जैसे वीर जी ने कहा कि प्रशंसा भी मिलती है। तो थैंक यू वीर जी, क्या बोलूं आपको, आप तो हमारे, आपके साथ पले बड़े हैं, आपका हर गुण जानती हूँ। महात्मा बुद्ध की आप वो हो, पूरी की पूरी मिसाल हो एक। मैं तो इनको हमेशा वही, यहाँ भी इनको भगवान का रूप देते हैं या महात्मा बुद्ध का। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है और शायद इसीलिए आज इस लेवल पे भी हैं और आप लोगों को इतनी अच्छी बातें भी बता पाते हैं। तो थैंक यू वीर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रूपाली मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सूरी सर। आपका सेशन में ये कहूंगी कि लाइफ की एक एक पहलू मेरे बचपन से लेकर अब तक का, टिल टुडे तक का लेसन था। एक एक चीज, एक एक लाइन, मैं ये कहूंगी एक एक लाइन मेरे पर ऐसे सूट कर रही थी। और मैं विवेक के संग बगल में बैठकर बोली थी, सुन रहे हो ना, तो वो बोलते एक चीज तुम बोलती हो, मेरी मदर बोलती छठ परे परवार ले, ऐसे मेरी मदर, मेरी माँ, कोई भी पेशेंट, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा ये कहते हैं अरे छठ परे, टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को उठा लो, आएगा टाइम अपने आप ऊपर उठ जाओगे। टेंशन लोगे काम नहीं कर पाओगे। एक एक शब्द आपके, मैं एक विवेक को बार बार मैं ये उसके बगल में मोबाइल रख के कि सुनो इस चीज को। और आपने जो कहा ना कि लोग पिक्चर देखने जाते तो पहले वो विवेक सेम ऐसे ही है। मैंने कहा आपके लिए सीट, रुमाल रखने जाते हो ना, पहले की तरह से सीट रोकी जाती थी, आज भी सीट रोकने ही जाते हैं लिटरली। तो थैंक यू सो मच सर। एक एक स्टोरी, एक एक चीज मेरी लाइफ का पूरा वर्णन था। और दूसरी चीज ये कि पूनम मैम ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही साथ दिया। जो चीज मैं भूल रही थी उसको रिवाइंड करवाया कि टाइम आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सूरी सर एंड प्रीति मैम। थैंक यू एवरीवन। यस अंजलि मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग सूरी सर और गौरव सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से चांस दे देते हैं स्टार्टिंग में। तो मैं सोची थी शायद लेट चांस आएगा। थोड़े शब्दों में, सर की मीटिंग तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है और मैं कुछ लाइनों में ही सर की जैसे कहना चाहिए कि तारीफ करना चाहूंगी और जिसका सार है वही निकाला है कि सारी मीटिंग सुनी और बहुत सारी स्टोरीज शुरू से सुनते आ रहे हैं। और सच में ही जो सब्र का जो घूंट होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। ये मम्मा जैसे दादी नहीं शुरू से ही बताती थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ हुनर इंसान में ये भी होने चाहिए, कुछ हुनर इंसान में ये भी होने चाहिए। सब कुछ भर भर कर हो, सब कुछ भर भर कर हो, पर सब्र तो हमेशा ही होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत सब कुछ भर भर कर हो पर सब्र तो हमेशा ही होना चाहिए। कदम से कदम साथ है पर एक कदम पीछे, तभी दूसरा आगे होना चाहिए। कदम से कदम तो साथ है पर एक कदम पीछे, तभी दूसरा आगे होना चाहिए। मंजिलें सबको मिलेंगी पर सफर सब्र से पूरा हो, ये हुनर होना चाहिए। सब कुछ मिलता है अपने समय पर, सब कुछ मिलता है अपने समय पर सबको, पर उस समय का इंतजार सबको सब्र से होना चाहिए, तो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और आज सर के लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत शिक्षा मिली, बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, गजब गजब। गुड मॉर्निंग सुषमा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूरी सर। सूरी सर, आपने मुझे मेरे पापा की याद दिला दी। मैं फौजी फैमिली हूँ और जिस तरह से आपने स्टार्टिंग की ना, मेरे पापा, मैं ऐसी कहानियां सुनती सुनती ही पली बड़ी हुई हूँ।
सच्ची में आज दिल से कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल पापा की याद दिला दिया आपने, बहुत अच्छा लगा सर। आपने बिल्कुल कहा, बिना धैर्य के इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपके हर पॉइंट्स में था, चाहे धैर्य से समस्या को समाधान करना या दूसरों का धन्यवाद करना, मुसीबतों से बाहर निकलना, अकल का आना, ये सब धैर्य के साथ ही हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगी आज की मीटिंग। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मीना मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई साहब का आज सेशन तो बहुत ही ग्रेट था, और मैं मेरे बहुत जरूरी काम थे, लेकिन मैं सबको छोड़ करके इनका सेशन सुनने के लिए बैठी हूँ कि मैंने सुनना जरूर है। थैंक यू। मेरे में जो है इन पैशंस जो है, थोड़ी सी मैं धैर्य मैं जल्दी छोड़ देती थी, लेकिन मेरे साथ दो तीन लोग ऐसे जुड़े कि धीरे धीरे जो है वो मेरे में पेशेंस जो है वो आती चली गई। एक मेरे हस्बैंड और एक सूरी मैम और भाई साहब, ये दो तीन लोग जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिससे कि मैंने धैर्य करना काफी हद तक सीख लिया है। जैसे कोई भी परेशानी आती है तो मैं सबसे पहले भाई साहब से और सूरी मैम से ही शेयर करती हूँ, तो उनका जो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे हस्बैंड का, इससे जो है मुझे बहुत ताकत मिलती है। तो थैंक यू भाई साहब, हमेशा साथ रहने के लिए और हमेशा साथ देने के लिए। आपका, सूरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़े शब्दों में ही कहना चाहूंगी, बातें तो बहुत है लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू गौरव, थैंक यू भाई साहब, बहुत वंडरफुल सेशन, वंडरफुल। थैंक यू। यस मीना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप शायद नेटवर्क इशू है। सर आप तो छा गए, अनबिलीवेशन देते हो आप, किससे पढ़ा है? मैं तो मतलब कायल हूँ, जैसे आपकी मीटिंग 2-3 बार सुनी है सीरियसली, और मैंने चैट में भी बहुत सारे आपके रिप्लाई करती रही मैं। सच में निशब्द, यानी कि स्पीचलेस कर देते हो सामने वाले को। और इतनी मेमोरी शार्प है आपकी, इतनी स्टोरीज बताई आपने, और बहुत अच्छा टॉपिक लिया जो कि पूरा वेस्टी से रिलेट हो रहा है। और कहते हैं ना, पेशेंस अगर हो तो पोटेंशियल हमारी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है लाइफ में, और पेशेंस ही हमको आगे लेके जाएगी। तो मैं आपके हर चीज पे तो नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन आपकी जो कोट्स थी, जो स्टोरी थी, जो इंस्पिरेशन मिली है, वो अनबिलीवेबल है सीरियसली। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सूरी सर को बहुत प्रणाम। प्रणाम मतलब प्रीति। तो हमारी रिक्वेस्ट मान ली, मैंने परसों ही कॉल किया था और सर एकदम रेडी हो गए, तो थैंक यू सर। आज मुझे पता था आपका थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, बट फिर भी आप आए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना सुने हुए आपको, वैसे मैं आपको अभी सुना था, आप साथ में रहते हैं तो हमारे ट्रिप का मजा मैं बोलूंगी 4 गुना हो जाता है। आप और सूरी में कुछ कंपनी ऐसी होती है ना, शायद हमारे धैर्य का ही फल है आप लोग हमें मिले हो। तो थैंक्स टू वेस्टीज, क्योंकि मैं वेस्टीज को इसलिए थैंक्स बोलूंगी क्योंकि ये जो फैमिली बैठी है ये वेस्टीज की वजह से मेरे साथ है। मतलब जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, वो बिल्कुल दिल में है वो लोग। तो मैं इसलिए वेस्टीज को पहले थैंक्स बोलती हूँ। और सर आपकी एक एक बात, ये जो सेशन था ना आज का, माइंड ब्लोइंग। मतलब ये बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन बताने का जो तरीका होता है, उसको किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया जाता है, सर वो आपसे मैं बोलूंगी बेटर कोई नहीं कर सकता। यू आर द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा। और लाइफ में अगर ये चीजें उतार ली हमने, तो कोई सी भी फील्ड में सक्सेस मिलनी तो तय है 100%। मतलब आपने बोला ना, पेड़ पेड़ मत बनो, पौधा बने रहो। तो किसी भी आंधी तूफान में हम पेड़ क्या होता है, जड़ से उखड़ के गिर जाता है, खत्म। लेकिन पौधा झुकता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो आपने बहुत सारी, इतनी सारी चीजें बताई है ना, उस पर हम सेशन कर सकते हैं आपकी तारीफ में। लेकिन बहुत अच्छा सेशन। और एक थैंक यू। चीज ये कि अगर हम ये रखते हैं ना अपने मतलब हमारी जो हर सिचुएशन में हम कैसे खुद को फिट रख सकते हैं, तो सर वाकई में अगर हम एक चीज छोड़ दें ना कि जो हो रहा है शायद उसमें कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा, तो हम उस चीज से ना बिल्कुल, मैंने देखा है, पॉजिटिव रहते हैं। मतलब माइंड नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आपको हम परेशान क्या करेंगे, जल्दी जल्दी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस लता मैम। गुड मॉर्निंग सर। वाकई में आज का तो अमेजिंग सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आज से वाकई में सब लोगों ने सीखा है पेशेंस की शक्ति, पेशेंस की पावर, कि पेशेंस की कितनी पावर है।
और ये भी इसका मतलब आपने बताया, ये मतलब नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और पेशेंस रखें और सोचे कि अपना आप ही काम हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। और कोई भी उलझन सुलझ सकती है अगर पेशेंस रखो तो। और लाइफ में आती है प्रॉब्लम, और मैंने देखा बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आई, ऐसा ये मोड़ आया कि कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। मुझे याद है एक बार हमारे, जब हम शालीमार गार्डन रहते थे, तो एक लड़की ने पता नहीं ड्रिंक कर रखी थी और उसने पत्थर उठाया, सारी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। और उसमें हमारी भी 2 गाड़ियां थी, औरों की भी थी। और पता नहीं उस समय मुझे जरा सा भी ये नहीं हुआ कि अरे शीशा तोड़ दिया सारी गाड़ी का, आगे वाला फ्रंट का। तो ये पेशेंस हुआ कि इसमें कोई अच्छाई होगी। तो थोड़े दिन बाद ही, 15 दिन बाद ही हमने वहां से शिफ्ट कर लिया और हम अपने घर में आ गए। ये देखिए, थे अपने में पहले भी, पर बाद में कुछ बड़ा होना था। और बाद में फिर वो लग्जरी गाड़ी आई, मर्सिडीज। हम निकल नहीं पा रहे थे वहां से, हम निकल नहीं पा रहे थे, पर भगवान ने कुछ ऐसा किया कि जब हमें एकदम से निकलना पड़ा, तो ये ऐसा मोड़ आया। और फॉरेन ट्रिप में भी आपको पता ही है, ऐसा मोड़ आया कि श्री कृष्ण जी के दर्शन करा दिए, ऐसा मोड़ आया। तो ये मोड़ आते हैं ऐसे। तो वो जीता जागता एग्जाम्पल आप सबके सामने है। तो आज का सेशन तो सुपर डुपर, और आपकी कहानी है, वाह क्या बात थी। कहानी से हमने इतना कुछ सीखा, बहुत ही। तो जिंदगी में बदलाव का नाम ही छोटा सा बदलाव, और हमारी कामयाबी का राज है। तो आपके लिए बनती है स्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। ये इतनी पेशेंस रखी थी, इतनी हाँ जी। पेशेंस, मैंने भी बहुत पेशेंस रखी थी कि आपकी सीटी सुने। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गौरव ने कहा कि इस जो आज का टॉपिक है, तो सबके साथ पहले पूनम मैम की परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि मैंने पहले बोला था मेहंदी लगा रखी है, आज मैं कैमरा नहीं खोलूंगी। तो गौरव ने मुझे लास्ट में खोला कि आज मैं पहले सबके साथ इनकी परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि मैं एग्जिट कर जाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं पास हो गई सर। जी जी जी, क्योंकि First नहीं तो class। मैं एग्जिट। और मैंने 2 मिनट पहले प्रीति को फोन करके बोला था कि यार प्रीति, मैंने मेहंदी लगा रखी है, आज मैं वीडियो नहीं को ओपन करूंगी। बट आपका प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल था, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है यार, रोज ही लोग शक्ल देखते हैं, आज ये वाली भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे भाई साहब का सेशन खोल के लेना है, वीडियो ओपन करके। ये तो बात हुई है। आपने कहा कि जो लोग कल की ही बात है, जो एग्जैक्टली आपकी बात मेरे ऊपर फिट हुई, कि आपने कहा जिनकी स्पीड फास्ट है वो थोड़ी सी स्लो कर ले। फास्ट स्पीड के चक्कर में, क्योंकि आई एम जर्नी, सो आई एम मल्टीटास्कर एट अ टाइम, मैं बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ। और ये लोग थोड़ा मुझे देखते भी हैं। तो कल इधर मेरी अष्टमी की सूजी भी बुन रही थी, इधर मेरे 5 काम और थे। इस चक्कर में कब मैंने गैस हाई पे कर दी, कब सूजी चल गई। मैंने खुद को कहा पूनम थोड़ा स्लो, पूनम थोड़ा स्लो, क्यों 110 की स्पीड से भागती है, 100 कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है। उस समय देख लेती, 2 मिनट खड़े होके सिम पे कर लेती तो गड़बड़ ना होती। तो कल मैंने खुद को कहा, और आज आपने ये बात कह दी कि स्पीड जिनकी फास्ट है वो 10 के पीछे कर ले, यानी मेरी 110 की है तो मैं 100 पे कर लूं। तो भाई साहब आपकी पूरी मीटिंग, तो हम पहले आज भाई साहब के लिए क्लैपिंग करेंगे, स्पेशल क्लैपिंग। सो वी शुड रेडी, 1 2 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये पूनम जी, आपकी जो आज की मीटिंग थी वो शायद सबके बारे में पूरी सच थी। कभी पेशेंस रखना, और ओवर पेशेंस भी हमेशा ठीक नहीं होता, टाइम पे डिसीजन लेना, एवरीथिंग इज टू गुड। सो थैंक यू, हेड्स ऑफ टू यू। हाँ पूनम जी, हमने पेशेंस रखी कि आपने सिर पे मेहंदी लगाई है। अगर पाँव पे लगाई होती तो हमें शेर पर बोलना पड़ता कि उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
Hats off to you, भाई साहब, मजा आ गया। आपकी मीटिंग नहीं छोड़ सकते तो सैटरडे की मीटिंग रहने दीजिए, ताकि भाई साहब हमें गाए बगाए अपनी शक्ल दिखाते रहे और हम लोगों को मीटिंग देते रहे विथ लॉट्स ऑफ नॉलेज। सो आपका बहुत बड़ा दिल से शुक्राना। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सूरी मैम। गुड मॉर्निंग लता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अल्फा फैमिली। और बहुत वंडरफुल सेशन। और मैं तो पेशेंस रख के पेशेंस की वो बन गई पुड़िया बन गई। ऐसे ऐसे इंसान का साथ है ना, तो ना चाहते हुए भी वो जड़ों में घुस गई है अब जड़ों में घुस गई है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को जीता जागता सबूत दूं कि सबसे बाद में ही हाथ उठाऊंगी मैं। पहले तो मैं उनके बारे में जानती हूँ, क्योंकि 46 ईयर से पेशेंस ही सीख रही हूँ। तो बहुत वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छी कहानियां। और मैं ये सच बताऊं कि कहानियां मैं सूरी साहब को सुना देती हूँ, क्योंकि इनकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं भूल जाती हूँ सुनाने के बाद। मैं अगर रेफरेंस भी लिखूं कि ये कहानी है, तब भी मुझे याद नहीं रहती। मतलब आई एम सो बैड इन दैट। और उनको कहानियां ऐसे पता नहीं कहाँ से, हर बात में कहानी, हर बात में। मॉर्निंग में सो के उठते हैं तब भी कहानी सुनाते हैं। तो मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया, इतनी कहानियां नहीं सुन सकती। तो थैंक यू, बहुत वंडरफुल सेशन, मजा आ गया, ग्रेट सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आप सभी ने इस सेशन को पेशेंटली सुना, और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बीच में आए अपना टाइम निकाल के और एक वंडरफुल सेशन सभी को दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड हम विश करेंगे आप रेगुलरली सैटरडेज को हमारे बीच में आए अब, क्योंकि हमने ये कंटिन्यू कर लिया अपना रूटीन, और सो दैट हम आपको रेगुलरली सुन पाए। रेगुलरली गौरव, रेगुलरली नहीं भाई, रेगुलरली नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है बाहर जाने के लिए। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बुक क्लियर कर दूं, नॉट एवरी सैटरडे, उसकी उम्मीद मत रखिए। और मैम रेगुलरली एटलीस्ट मंथली वंस। इतनी पेशेंस नहीं रख सकती मैं, इतनी पेशेंस नहीं रख सकती। पूरा दिन आपके लिए 12 बजे के बाद मंथ में। श्योर हाँ, एक सेशन पक्का मेरी गारंटी। अभी तो इतना अच्छा सिखाया है कि सबर से जितने सेशन मिलेंगे उतना ही हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जूम के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जो आप वो मैसेज भेजते हैं शायद मैं देख भी नहीं पाता हूँ। तो जो आपने कह दिया वो मैंने सुन लिया, तो आगे से कोशिश करेंगे महीने में एक बार तो मिल लिया करें आपसे। Sure, sir. Sure. Thank you. सेशन हमारा वेडनेसडे को होगा। थैंक यू। हमने भी पेशेंस रखा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा अनम्यूट करके बताएं। सी यू अगेन ऑन वेडनेसडे। एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। मजा आ गया सच में। प्रीति को भी थैंक यू सो मच।